आपकी आवाज कट गई दोबारा। इसमें एक ये चीज हो सकती है कि डाटा जो है बाइस्ड है कि नहीं है, कैसे आपने कलेक्ट किया है, उसकी जो करेक्ट वैलिडिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, वो तो एक फंडामेंटल इशू है कि हमारा डेटा जो है वो एक फेयर एंड एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के थ्रू कैलकुलेट होना चाहिए। बेसिकली वे लुकिंग कि हम किस तरह से देख सकें कि कौन कौन सी डिफिकल्टीज एसोसिएट होती हैं डेटा एनालिसिस के साथ। सो अगेन ऑन योर स्क्रीन देयर आर अ फ्यू पॉइंट्स जो कि आप लोगों ने मुझे बताए हैं, वो भी मौजूद हैं। इन एडिशन टू दैट कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे हैं आप लोगों के लिए। आई एम गोइंग टू रीड इट अगेन। आप लोगों को मैं 1 मिनट देता हूँ, आप प्लीज इसे पढ़ लें एंड देन वी गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। ओके, so let's move on to the impact of these challenges. I will again request you to please read this, and I would really like कि कोई मुझे volunteer करे और मुझे बताए कि what do you understand from this slide? Yes, so any volunteers? क्या कह रही है आपसे ये स्लाइड कि जो ये डिफिकल्टीज हैं, जो ये चैलेंजेस हैं, उनका क्या इम्पैक्ट होता है फिर हमारे डेटा एनालिसिस के ऊपर या हमारे ओवरऑल प्रोसेस की एफिशिएंसी के ऊपर? टाइमली डिसीजन नहीं हो सकता। इफ देयर इज अ large and complex data, it will take time to compile it and then come up with the result. So this may be hindering decision making, time decision Very making. rightfully said. And Inaccurate results, जैसे poor data quality and human error can lead to incorrect conclusion and strengths. ठीक है, जैसे तो हमें हमारी जो सही पता कंक्लूजन नहीं हम ड्रॉ चलता। करेंगे वो गलत हो सकती हैं। एंड फाइनली हैंडलिंग ऑफ डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक वास्ट अमाउंट में आपके पास, फॉर इंस्टेंस अगर मैं एक हॉस्पिटल की एग्जांपल लूं, एक वास्ट अमाउंट में आपके पास पेशेंट्स आ रहे हैं, लेकिन उसकी डेटा हैंडलिंग, डेटा कीपिंग प्रॉपर नहीं है। अगर डेटा कीपिंग प्रॉपर नहीं होगी, डेटा एंट्रीज प्रॉपर नहीं होंगी, तो आपको जो रिजल्ट्स है ना वो इतने फ्रूटफुल, जो इम्पैक्टफुल आप एक अपना कोई रिसर्च हो या इम्पैक्टफुल किसी स्टडी का रिजल्ट दिखाना चाह रहे हो, वो नहीं आ सकता अगर आपकी डेटा हैंडलिंग प्रॉपर नहीं है। तो ये एक मेजर चैलेंज हो सकता है। यस, और वेरी फिर आपका डिसीजन मेकिंग भी सही नहीं होगी। अगर आपका रिजल्ट्स आपका वो सही नहीं है, तो आप उस पे जो भी डिसीजन लोगे वो भी आपके लिए फिर आपको इफेक्ट करेंगे ना, वो इम्प्रॉपर आप एक्शंस लेंगे विच विल नॉट बी रियली एविडेंस बेस्ड। एब्सोल्युटली। जब आप गलत एनालिसिस करेंगे या इम्प्रॉपर एनालिसिस होगा तो जो कंक्लूजन्स आप ड्रॉ करेंगे वो भी इनएक्यूरेट होंगी। एंड उन कंक्लूजन्स के बेसिस पे जो भी आप रिकमेंडेशन प्रपोज करते हैं या जो भी आप एक्शन प्लान डिवाइस करते हैं वो भी फिर ज़ाहिर इम्प्रॉपर होगा एंड वो इनअप्रोप्रिएट होगा और वो ज़ाहिर इट्स नॉट गोइंग टू लीड टू एनी बेनिफिट टू अस। ओके, सो अब देखते हैं कि एआई किस तरह से हमें जो चैलेंजेस हमें फेस्ड हैं, जो डिफिकल्टीज हमें होती हैं अक्सर डेटा एनालिसिस की वजह से, उसको ओवरकम करने में मदद कर सकता है। A recurring theme that I've been hearing from you all and from others is that कि data handling बहुत important है। हमें उसको कैटेगराइज करना है, एक्सेल फाइल में सेव करके रखना है, हमने उसको ठीक से कोड करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो जो है कन्वेंशनल टूल्स में इंपॉर्टेंट होता था, बट नाउ इन द एरा ऑफ एआई यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट टू मच। अगर आपके पास इवन डेटा आपके पेपर फॉर्म्स के अंदर है, आपके अंदर अगर क्वेश्चनेयर्स की फॉर्मेट के अंदर है, इवन अगर आपने उसको एक्सेल शीट नहीं बनाई हुई, कोड एंड कैटलॉग एंड कैटेगराइज नहीं भी किया हुआ, तो भी एआई जो है उसको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के जरिए या उसकी स्कैनिंग एबिलिटीज के थ्रू जो है उसको रीड कर सकता है, उसको ऑटोमेटिकली जो है वो डेटा को हैंडल कर सकता है, कैटेगराइज कर सकता है और उसको शीट्स में सेव करके रख सकता है। हमारी डेटा की क्वालिटी को भी एनहांस कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई मिसिंग डेटा है, अगर कोई इम्प्रॉपर वैल्यूज हैं तो उनको वो डिटेक्ट कर सकता है और उनको हाईलाइट करके
करेक्ट करने में मदद कर सकता है, स्क्यूड वैल्यूज को वो ऑटोमेटिकली मूव कर सकता है। जो प्रोसेसिंग है वो भी ऑटोमेटिक है, आपको बार बार जाकर किसी एक टैब में कोई बटन प्रेस नहीं करने, फिर से कोई टेस्ट अप्लाई नहीं करने, आपने सिर्फ उसको एक कमांड देनी है, चाहे वो वर्बल हो, अगर आपके पास एक एडवांस वर्जन ऑफ चैट जीपीटी अवेलेबल है, या रिटन टेक्स्ट के थ्रू हो, आपने सिर्फ उसको बताना है कि आप क्या करवाना चाहते हैं, एंड देन आपका काम जो है हो जाएगा। आपको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, आपको कोई एक्सपेंसिव वर्कशॉप्स अटेंड करने की जरूरत नहीं है, आपको अगेन एक ऑटोमेटिक प्रोसेस के थ्रू आपके लिए बहुत सीमलेस एंड ईजी फ्रेंडली वे में डेटा एनालिसिस हो सकता है। काफ़ी एडवांस एनालिटिकल कैपेबिलिटीज होती हैं जो हमारे यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर हैं, सच एज एक्सेल, उसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं, सर्टेन स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो होते हैं वो एक्सेल अप्लाई नहीं कर पा रहा होता, लेकिन एआई डज नॉट फेस दीज कंस्ट्रेंट्स एंड इट कैन परफॉर्म एडवांस्ड एनालिसिस एंड एडवांस्ड स्टैटिस्टिकल टेस्ट विद ईज। इन एडिशन टू दैट कोई ह्यूमन एरर भी नहीं होता, अगर क्योंकि हमने खुद कोड नहीं किया है डेटा को, हमने खुद वैल्यूज नहीं एंटर किए हैं, हम खुद ने इन्फ्रेंसेस ड्रॉ नहीं किए हैं, इसलिए देयर इज अ वेरी लिटिल चांस कि कोई ह्यूमन एरर होगा, एंड मशीन्स डू नॉट मेक मिस्टेक्स। सो कुछ हमारे ट्रेडिशनल टूल्स हैं जिनके नाम आप लोगों ने भी लिए और कॉमनली हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस की बात करें, सो दो मोस्ट कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर जो हैं वो हैं एक्सेल एंड एसपीएसएस। एंड अगर हम क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस की बात करें तो जो दो हमारे कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर हैं वो हैं एटलस टीआई एंड एनवीवो। सो आई एम गोइंग टू गिव यू अ मिनट टू रीड दिस इन द ब्लैक फॉन्ट। आप देखेंगे उनके बारे में लिखा हुआ है कि व्हाई वी यूजिंग देम, एंड इन रेड में उनकी हमने limitations लिखी हुई हैं। So please read this, take a minute, and then I would really like somebody to volunteer and tell me कि मुझे वो बताएं कि आपको क्या समझ में आया इस स्लाइड से। ओके, सो आई थिंक दिस इज इनफ टाइम टू रीड द स्लाइड। अगर कोई मुझे वॉलंटियर करके बस क्विकली रिकैप दे दे स्लाइड की या समरी बता दे तो वी कैन मूव जी फॉरवर्ड। जी डॉक्टर मुनीब, इसमें ये एक्सेल और एसपीएसएस मेनली क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस के लिए। एक्सेल जो है बड़ा बेसिक डाटा के लिए है, लेकिन इसकी लिमिटेशन है कि ये लार्ज डाटाबेस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नहीं करता, ये ज्यादा डिस्क्रिप्टिव देता है और सिंपल डाटा बताता है। एसपीएसएस जो है ना, ये बहुत अच्छा है, ये स्पेशलाइज्ड है और इसके लिए एडवांस्ड स्टैटिस्टिकल टेस्ट वगैरह लगाए जा सकते हैं, लेकिन ये है कि इसमें स्पेसिफिक जो है ना आपको टूल्स चाहिए। और जो बाकी जो दो हैं क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस के लिए, वो अच्छे हैं। तो उसमें जो एटलस है वो ये कहते हैं कि लिमिटेड इंटीग्रेशन है, मतलब दोनों का ये है कि लिमिटेड इंटीग्रेशन विद क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस, अदरवाइज ये दोनों क्वालिटेटिव की कोडिंग और थीमेटिक एनालिसिस वगैरह करते हैं। थैंक यू सो मच। और अगर किसी को कुछ समझ ना आया हो इस स्लाइड में प्लीज मुझसे पूछें। जी एसपीएस इसलिए बचे कि हमें ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, बट एक्सेल तो हम इजीली कर लेते हैं इस पे काम, बट एसपीएस के लिए हमें ट्रेनिंग की जरूरत होती ही है। विदाउट ट्रेनिंग ये हम एसपीएस नहीं कर सकते डेटा। एग्जैक्टली, सो इतना ज़्यादा यूजर फ्रेंडली नहीं है, यानी एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है और जो कि हमें बार बार करनी पड़ती है उसके नए वर्जन्स के साथ साथ, सो दैट हम अब्रेस्ट रह सकें विद ऑल ऑफ इट्स न्यूएस्ट कैपेबिलिटीज। एंड जबकि एआई जो है उसमें ये लिमिटेशंस नहीं है। एनीथिंग दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड, अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, और फिर वरना हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो आई थिंक देयर आर नो मोर क्वेश्चंस। ओके, सो अब यानी हम आ जाते हैं एआई के ऊपर, हमारे डेटा एनालिसिस टूल के ऊपर, जो कि हम उसको सीखेंगे आज कि किस तरह से हमने करना है। सो बेसिकली द सॉफ्टवेयर दैट वी गोइंग टू यूज और द टूल दैट वी गोइंग टू यूज इज चैट जीपीटी। ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट एआई लैंग्वेज मॉडल है, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करता है, ये जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड टेक्स्ट के थ्रू हमारा काम करता है, और ये जो है मशीन लर्निंग को इस्तेमाल करता है टू जनरेट ह्यूमन लाइक टेक्स्ट एंड फॉर डूइंग
data analysis. इसकी काफ़ी सारी capabilities हैं. Again, I'm going to give you a minute to read these slides and then उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. Okay, so I believe, I'm sure you're all done. Or if anybody would like to recap this slide. Starting with the first point, इसमें advanced analytical power है. So basically, it is performing complex statistical analysis, whether they are quantitative or qualitative, and Absolutely. So अगर आप mixed method research कर रहे हैं जिसमें आपके पास quantitative and qualitative data दोनों हैं and they're all integrated into one singular file, तो वो दोनों की जो analysis है quantitative and qualitative दोनों को वो at a single time वो perform करके दे सकता है. So that's one of the benefits. Thank you, Dr. Irshad. Move on to the next point, natural language processing. ओके सो क्योंकि ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू काम करता है, हम इस सॉफ्टवेयर के साथ बात कर सकते हैं, हम इसको अपनी क्यूरी बता सकते हैं. इट्स नॉट लाइक एनी अदर सॉफ्टवेयर जिसमें फॉर एग्जांपल एक्सेल या एसपीएसएस के अंदर आपने टैब्स में जाना है, आपने बटन्स प्रेस करने हैं. यहाँ पे सिर्फ आपने अपनी कमांड को टाइप करना है और एक ह्यूमन लाइक एक्सपीरियंस के थ्रू आपका डेटा एनालाइज हो जाएगा विदाउट एनी टेक्निकल एक्सपर्टीज. आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखनी आना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या करवाना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट डन, एंड देन यू कैन डू इट. Automation and efficiency, it's going to make your process very efficient, it's going to consume very little time and बहुत automatic तरीके से हो जाएगा. Manual repetitive tasks जो है वो बहुत avoid हो जाएंगे. Real time collaboration होगी. अगर आप चाहते हैं कि आप data analysis या interpretation जो है किसी colleague के साथ मिलकर करें, तो आप अगर दोनों एक ही ID इस्तेमाल करें तो दोनों उसी process को same time में देख सकते हैं. अगर आप किसी colleague को export करना चाहते हैं, अपना data analysis share करना चाहते हैं, तो simply आप अपनी AI के साथ जो chat हुई है उसको share कर सकते हैं. And anybody with just a simple internet connection can access it and read it and give you insights into it. And साथ ही साथ क्योंकि ये एक मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो इसकी लर्निंग अडेप्टिव है और जैसे जैसे आप इसके अंदर डेटा एनालिसिस करते जाएंगे वो आपकी नीड्स को और आपकी रिक्वायरमेंट्स को और बेहतर तरीके से समझता जाएगा और आप ही की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपको फ्यूचर में और डेटा एनालाइज सीमलेसली करके देगा. Any queries at this point? Any confusions? maybe it's too early to ask this question, but in what form I need to provide this data to this software AI? So बिल्कुल मैं it आपको can access in any format like SPSS, Excel, Word, anything. यस मैं आपको बता देता हूँ. आप में जिसमें डेटा फॉर्मेट अपलोड करेंगे वो CSV फाइल के फॉर्म में हो सकता है, यानी एक्सेल की शीट के फॉर्म में हो सकता है, सिंपल आपकी वर्ड फाइल के फॉर्मेट में हो सकता है, अगर PDF फाइल है, डिजिटल कॉपी है तो आप वो भी इंसर्ट कर सकते हैं. अगर आपके पास डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, सिर्फ आपके पास क्वेश्चनेयर्स हैं जो कि मैनुअली फिल्ड हैं, या अगर आपके पास प्रिंटेड क्वेश्चनेयर्स हैं तो आप उनको स्कैन करके भी अगर कलेक्टिवली सबको अपलोड करते हैं तो भी आपकी डेटा को उसमें एक्सेप्ट कर लेगा. ये सारी फॉर्मेट्स हैं वो डेटा को एक्सेप्ट करता है और इसलिए मैं एक फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी आपको आगे दूंगा. सो कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो हमने, सबसे पहले हम करेंगे क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस और उसमें हम देखेंगे कि हमने क्या क्या स्टेप्स करने हैं और हर स्टेप के लिए मैंने एक सैम्पल प्रॉम्प्ट आप लोगों को प्रोवाइड किया कि आपने क्या प्रॉम्प्ट उसके अंदर लिखनी होगी जो आपका डेटा एनालिसिस होगा. जस्ट लुक एट द बेसिक स्टेप्स फर्स्ट एंड देन फिर हमें इसकी एक hands-on demonstration करेंगे. For those of you who have an advanced version of ChatGPT available with you, आप वो उसे open कर सकते हैं, and for those of you who do not have it, they can follow the steps and look at the screenshots. और workshop के बाद मैं आप सब लोगों को for free at a time of your choosing access provide करूँगा
पेड वर्जन ऑफ चैट जीपीटी की। सो यू वोंट हैव टू पे एनीथिंग एक्स्ट्रा, आपको सिर्फ एक लिंक रिसीव होगा ईमेल के ऊपर, आपने उसे क्लिक करना है, एंड फॉर 1 hour और if anybody requires a longer amount of time for 2 hours maximum, आप लोगों को फ्री में चैट जीपीटी का पेड वर्जन अवेलेबल होगा। सो जो भी सारे स्टेप्स आपने यहाँ पे अभी सीखेंगे, आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, कि अगर आप अपना एक्चुअल कोई डेटा एनालाइज करना चाहते हैं उस वक्त आप उसमें कर सकते हैं उसके ऊपर। सो आई विल प्रोवाइड इट ऑन डिमांड टू एवरीबडी हु विशेस टू हैव इट। सो द फर्स्ट स्टेप ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी अपलोडिंग द डेटा। आपने पूछा कि डेटा किस किस फॉर्मेट में हो सकता है, तो वो एक्सेल की फॉर्मेट में हो सकता है, CSV फाइल की फॉर्मेट में हो सकता है, आपकी PDF हो, इवन आपकी स्कैन कॉपीज हो, तो वो सब भी आपकी जो उन सब फॉर्मेट के अंदर भी डेटा वो एक्सेप्ट कर लेता है। आपने इंश्योर करना है कि आपका जो डेटा है वो क्लीन है और प्रॉपर्ली फॉर्मेटेड है, और सिंपल सी प्रॉम्प्ट देनी है आपने। अगर आप अपनी CSV फाइल अपलोड करें या एक्सेल फाइल अपलोड कर रहे हैं, तो जस्ट हैव टू राइट अ प्रॉम्प्ट व्हिच सेज रीड द एक्सेल फाइल, जो भी उसका नाम है आप वो लिख सकते हैं, एंड प्रिपेयर इट फॉर एनालिसिस। और उसके अंदर वो अपना डेटा एल्गोरिथम रन करेगा और उस सबको वो कॉम्प्रीहेंड करके रीड कर कर अपने पास वो रख लेगा। उसके बाद इफ फॉर इंस्टेंस आपने उसके अंदर ठीक से कोडिंग नहीं की है, कैटेगराइजिंग नहीं की है, कोई मिसिंग वैल्यूज हैं या कोई इम्प्रॉपर तरीके से कैटेगराइज हुआ है डेटा, तो आपके अंदर एक आप उसको सेकंड प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, विच इज आइडेंटिफाई एंड करेक्ट एनी मिसिंग वैल्यूज और इनकंसिस्टेंसीज इन माय डेटा सेट। वंस आपने ये दोनों स्टेप्स कर लिए हैं कंप्लीट, सो यू मूव ऑन टू द थर्ड स्टेप। ठीक है, आप थर्ड स्टेप में उसे कहेंगे जनरेट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। सो आप उसे कह सकते हैं प्रोवाइड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स फॉर ऑल वेरिएबल्स इन द डेटा सेट। आई एम टू स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन एंड मैं आप लोगों को लाइव ले चलता हूँ हमारे टूल के ऊपर, और फिर आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप हम कैसे ये परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, सो एज यू ऑल कैन सी, आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? यस। यस। तो आप सब देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर एक सैम्पल डेटा फाइल अपलोड की है, सैम्पल हेल्थ डेटा के नाम से, ठीक है, जिसको मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ। एंड एज सून एज आई अपलोडेड दिस फाइल, मैंने अपनी एक प्रॉम्प्ट दी है जो मैंने स्क्रीन पे आप लोगों को पहले दिखाई थी, एंड प्रॉम्प्ट वो यहाँ पे अवेलेबल है, रीड द CSV फाइल नेम दिस एंड प्रिपेयर इट फॉर डेटा एनालिसिस। और उसने वो उसको रीड कर लिया है और मुझे दे दिया है उसका कि किस तरह से वो फाइल के अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स हैं एक्सेट्रा, उसने मुझे एक ओवरव्यू या समरी दे दी है। ठीक है, एंड देन क्योंकि मैंने जो सैम्पल फाइल प्रिपेयर की थी उसमें कोई मिसिंग वैल्यूज नहीं है, तो मैंने उसको क्लीनिंग या मिसिंग वैल्यूज को अकाउंट फॉर करने के लिए नहीं कहा, और मैंने डायरेक्टली उसको प्रॉम्प्ट नंबर 3 दी है, जो कि है प्रोवाइड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स फॉर ऑल वैल्यूबल्स इन द डेटा सेट। और उसके बाद उसने मुझे प्रिडिक्टिव सारे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स दे दिए हैं उसके। ठीक है, देखिए उसने जो है मेरे डेटा सेट की मीन वैल्यूज मुझे बता दी हैं, एज का वेरिएबल था उसकी मीन वैल्यू मुझे प्रोवाइड की है, वेट की प्रोवाइड की है, ब्लड प्रेशर की है, कोलेस्ट्रॉल, जितने भी मेरे डेटा सेट के अंदर वेरिएबल्स थे सबकी उसने मुझे मीन, स्टैंडर्ड डेविएशंस, मिनिमम वैल्यूज, सारे परसेंटाइल्स, क्वार्टाइल्स एंड मैक्सिमम वैल्यूज ने मुझे प्रोवाइड कर दी है। फाइनली मैंने उसको कहा है कि वो मुझे एक हिस्टोग्राम क्रिएट करके दे फॉर द वेरिएबल ऑफ एज इन द डेटा सेट, और उसने मुझे एक हिस्टोग्राम क्रिएट करके दे दिया है। सो दिस इज अ चैट आई हैड इन एडवांस बिफोर द वर्कशॉप। मैं आप लोगों को अभी एक लाइव भी कर दिखा देता हूँ। सो आई एम कॉपिंग फाइल, आपने देखा होगा मैंने एक फाइल उसके अंदर अपलोड की है, स्प्रेडशीट अपलोड की है। कैन यू ऑल सी? यस। ओके, और मैं यस। अपनी पहली प्रॉम्प्ट कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने उसके अंदर एक फ्रेश फाइल अपलोड की है और मैंने उसके अंदर सिंपली सिर्फ कह दिया है कि इस फाइल को प्रिपेयर कर ले फॉर डेटा एनालिसिस, एंड देन आई प्रेस्ड एंटर। So it has started analyzing now, and within a minute it is going to prepare. I am sorry, I was unable to read it. ये दोबारा try कर रहा है। Okay, so I'm going to have to do it again. अच्छा, वो मैंने पहले से भी in advance से फाइल प्रिपेयर करके रखी थी। So we're going to do it again. We're going to start a new chat and then do it again. अगर आप लोगों के पास कोई डेटा सेट अवेलेबल है और आप लोग चाहते हैं कि मैं उसे भी एनालाइज करूं,
तो वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। ओके, सो अब वो डेटा सेट लोड हो चुका है इसके अंदर और उसने उस फाइल के सारे वेरिएबल्स पढ़ लिए हैं। ठीक है, देखिए आप मुझे बता रहे हैं कि इसने सारे कर लिया है। अब अगेन क्योंकि इसमें कोई मिसिंग वैल्यूज नहीं है, तो मैं इसको कहूंगा कि ये इसका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मुझे प्रोवाइड कर दे। I hope you can all see the prompt that I've written. ओके, तो अब आप देख सकते हैं उसने मुझे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड कर दिए हैं इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। ये टेबल मैं यहाँ डाउनलोड भी कर सकता हूँ और इसे एक्सपैंड कर कर देख भी सकता हूँ यहाँ पे। ओके, इन एडिशन टू दैट उसने मुझे न्यूमेरिकल रिटन फॉर्म के अंदर भी मुझे सारे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स दे दिए हैं। मुझे वो बता रहा है कि मेरी मीन एज 48.7 है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 18.2 है, मिनिमम एज, मैक्सिमम एज, और सारे वेरिएबल्स के लिए उसने मुझे मेरे सारे स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड किए हैं, बोथ इन अ टैबुलर फॉर्म एंड इन अ टेक्स्ट फॉर्म। मैसेज करता हूँ ना, अगर आप मैं उसको मैसेज करता हूँ ना तो वो मुझे मेन्यू सेंड कर देगा, फिर मैं बता दूँ, ठीक है ना? आई एम सॉरी, मुझे आपका सवाल समझ में नहीं आया। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है ठीक है, ऑल है ठीक है, मैं बताता हूँ। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है आप सबको? Yes, you are audible. ओके, सो आई एम सॉरी, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा था, मुझे वो सुनाई नहीं दिया। इफ एनीबॉडी वुड लाइक टू रिपीट दैट क्वेश्चन फॉर मी। मैं हसन बात कर रहा हूँ, सीम्यू का स्टूडेंट, वो कमर का फ्रेंड जो है ना, उस दिन मिले थे। बिल्कुल, ओके, हाँ आई हाँ विल बिल्कुल। रिक्वेस्ट कि आप प्लीज अपने भी काइंडली जफर भाई, क्वेश्चन है ना आप प्लीज मुझे चैट वो में रख सेंड कर दीजिएगा। सकते हो, मतलब ना मेन्यू सेंड कर सकते हैं कि मैं चेक कर दूँ कि क्या क्या है? श्योर श्योर, बिल्कुल मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके, सो अब हमने जो इसके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एनालाइज कर लें, वी आर गोइंग टू गो बैक टू आवर प्रेजेंटेशन एंड फिर हम देखेंगे कि इसके बाकी स्टेप्स क्या हैं। अच्छा सही है, सही सही, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा मुझे, अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ समझ, ओके, अच्छा सो वे बैक टू आवर प्रेजेंटेशन। हमने जो है अभी तक देख लेते हैं कौन कौन से स्टेप्स किए। हमने सबसे पहले अपना डेटा अपलोड किया उसके अंदर, जो कि एक्सेल की फाइल के अंदर था, ये एक स्प्रेडशीट थी। उसके बाद हमने अपनी डेटा क्लीनिंग के लिए उसे कहा, क्योंकि मेरा जो डेटा सेट है उसमें कोई नहीं एरर्स, नहीं, मैंने उसको वो क्लीनिंग के वो लिए आपसे खुद ले नहीं लेंगे कहा। कमर भाई ना, वो आके आई ले थिंक मैं किसी को मैं वो बोल रहा था ना, सबको बोल हो दे गया कि हो अपनी गया आपके वॉइस पास, हो गया है? वो म्यूट कर दे, वो इसकी वजह से डिस्टरबेंस हो रहा है। ओके, सो आई होप यू वर फॉलोइंग। सबसे पहले हमने अपना स्टेप 1 किया, हमारा डेटा अपलोड किया हमने। यहाँ पर हमने एक एक्सेल की फाइल यूज की डेटा एग्जाम्पल डेटा सेट अपलोड करने के लिए। उसके बाद हमने अपनी डेटा क्लीनिंग की, क्योंकि मेरा डेटा सेट क्लीन था, तो ये स्टेप हमने यहाँ पे स्किप किया। थर्ड जो है, हमने उसके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जनरेट करवाए, यानी उसका मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, या कोई अगर पर्टिकुलर स्पेशल रिक्वेस्ट भी है हमारे पास, तो हम जो है वो उसमें वो भी कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में वो किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करवाना चाहते हैं तो वो भी कर सकता है। उसके बाद हमारा स्टेप 4 होगा, हम अपना डेटा विजुअलाइज करवाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमने उसमें कोई हिस्टोग्राम बनवाना है, या उसमें कोई स्कैटर प्लॉट बनवाना है, या हमने कोई उसके अंदर बॉक्स प्लॉट बनाना है, कोई हमने एरिया डायग्राम बनाना है, जो भी हम उस अपने फॉर एग्जांपल विजुअलाइज करवाना चाहते हैं डेटा को, हम करवा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल उसी सिंपल सैम्पल डेटा सेट में से हमने एज के लिए एक हिस्टोग्राम जनरेट करवाया, जो कि मैंने कॉपी करके यहाँ अपनी प्रेजेंटेशन में शेयर किया है। मैं आप लोगों को एक हैंड्स ऑन डेमोन्स्ट्रेशन भी दूंगा इसकी, एंड मैं करके भी दिखाऊंगा लाइव, लेकिन फॉर नाउ मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि किस तरह से हमने जो है वो यहाँ पे एक हिस्टोग्राम जनरेट करवाया। सिमिलरली हमने एक स्कैटर प्लॉट बनवाया उसे एज वर्सेस ब्लड प्रेशर के लिए, तो उसे हमें एक स्कैटर प्लॉट भी जनरेट करके दिया है, विच इज़ वेरी प्रेजेंटेबल, और आप उसे डायरेक्टली अपने रिसर्च पेपर में या अपनी रिजल्ट की फाइंडिंग्स में शेयर कर सकते हैं।
इन एडिशन टू दैट हमने एक बॉक्स प्लॉट उससे क्रिएट करवाया था कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के लिए, और उसने हमारे लिए एक बॉक्स प्लॉट भी क्रिएट किया है यहाँ पे। फिर हम जो है एडवांस स्टैटिस्टिकल टेस्ट के ऊपर जाएंगे, लेकिन बिफोर वी डू दैट लेट्स गो बैक टू आवर चैट जीपीटी एंड डू अ हैंड्स ऑन डेमोन्स्ट्रेशन अगेन। ओके, सो वी आर बैक टू आवर चैट जीपीटी स्क्रीन, और अब हम यहाँ कहेंगे उसे टू क्रिएट हिस्टोग्राम फॉर, ठीक। सो हमने अपनी प्रॉम्प्ट इसमें लिख दी है, हमने उसको कहा है कि हम एक हिस्टोग्राम क्रिएट कर दे हमारी एज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और आप लोग देख सकते हैं कि उसने हमें एक हिस्टोग्राम क्रिएट करके दे दिया है। अगर हम हिस्टोग्राम के अलावा कुछ और बनवाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल बार चार्ट एंड अ पाई चार्ट, और अब आप देख सकते हैं कि उसने मुझे एक बार चार्ट की शेप में और एक पाई चार्ट की शेप में भी मुझे मेरा डेटा जो है वो एनालाइज कर कर दे दिया है। ठीक है, अब ये एक इंटरैक्टिव चार्ट है, इसको मैं डाउनलोड करके वहां पर पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अगेन मेरे पास उसका ब्रेकअप भी है, उसके लेजेंड्स भी अवेलेबल हैं, मैं उसको जूम कर देख सकता हूँ, और मैं उसे कॉपी करके, ये काफ़ी प्रेजेंटेबल है, और अपने रिजल्ट्स के अंदर उसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, कोई और अगर मुझे कोई फॉर एग्जांपल एनीथिंग दैट यूड लाइक टू सी इट डू, किसी और ग्राफ की शेप में इसको प्रेजेंट करवाना चाहें, या इसके अंदर कोई और इन्फ्रेंशियल किसी तरह के लाइन ग्राफ्स बनवाना चाहें, तो मुझे बता सकते हैं, मैं वो भी आप लोगों को यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दूंगा। आप लोग खुद भी इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जब मैं आपको इसकी एक्सेस प्रोवाइड करूंगा तो आप लोग खुद भी इसको लाइव एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, कि ना सिर्फ ये स्टैटिक चार्ट्स जैसे कि ये हिस्टोग्राम था ये बना सकता है, बल्कि ये इंटरैक्टिव मूविंग चार्ट्स भी क्रिएट करके दे सकता है। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर आपके पास एक ब्लड प्रेशर ट्रेंड का चार्ट है, जो कि एज ग्रुप के साथ है ओवर टाइम। फॉर एग्जांपल हमने एक्सरसाइज करने को कहा है सर्टेन इंडिविजुअल्स को, एज ग्रुप्स को, और फिर हमने उनका ब्लड प्रेशर जो है वो मेजर किया है ओवर टाइम। तो जब मैं प्ले प्रेस करूंगा तो आप ओवर पीरियड ऑफ मिनट्स देखेंगे कि कैसे उनकी वैल्यूज चेंज होती हैं। ओके, सो ये आप लोगों को थोड़ा हैपहैज़र्ड जरूर लग रहा होगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर फेक वैल्यूज इनपुट की थी ऐसे ही, सो दैट मैं सिर्फ आप लोगों को दिखा सकूँ। ये जब आपकी रियल वैल्यूज होंगे इसके अंदर, तो ये ज़्यादा रिथमिक एंड ज़्यादा जो है वो एक मीनिंगफुल वे में मूव करेगा, और ज़्यादा बेहतर आपको दिखाएगा उसमें कि किस तरह से ये हो सकता है। ओके, सो वी हैव मूविंग चार्ट के लिए कमांड क्या, प्रॉम्प्ट क्या दिया था आपने? मैडम मैंने सिंपल मैंने उसको यही कहा था कि मुझे एक स्टैटिक चार्ट की जगह मूविंग चार्ट जो है प्रोवाइड कर दे इसके लिए। ठीक है, इफ़ यू वांट एनी पर्टिकुलर मूविंग चार्ट तो आप उसका नाम वहाँ मेंशन कर सकते हैं, हीट मैप्स वगैरह बनवा सकते हैं, वरना सिंपली अगर आप मूविंग चार्ट भी कहेंगे तो वो आपको मूविंग चार्ट बनाकर दे देगा। और प्लस सिर्फ टिप आपके लिए ये है कि जब आप उसे मूविंग चार्ट बनाकर दें तो यूजुअली वो आपको एक कोड दे देता है, जो कि आप जाके पेस्ट करना हो पाइथन में। आप उसे कहें कि आपको एक HTML फाइल के तौर पर दे वो, तो आपको वो HTML फाइल के तौर पे देगा। जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्टली इस तरह वेब में ओपन हो जाएगा, और आप जो है उसे डाउनलोड करके अपनी वर्ड फाइल या अपनी जो भी रिजल्ट इसमें बना रही हैं आप अपने, उसके अंदर पेस्ट कर सकेंगी। कुछ क्वेश्चंस इन चैट में। डॉक्टर ताहिरा इज सेइंग प्लीज शेयर द रिकॉर्डिंग। यस, आई विल शेयर इट। डॉक्टर लाला इज सेइंग हाउ टू डील विद मिसिंग डेटा एंड हाउ टू डू डेटा क्लीनिंग। आपके स्टेप 2 की जो प्रॉम्प्ट है आपने वो यूज करी है, तो ऑटोमेटिकली आपकी डेटा क्लीनिंग भी हो जाएगी, और आपका मिसिंग डेटा भी जो है इट विल बी अकाउंटेड फॉर। डॉक्टर सुमेरा कह रही हैं व्हाट अबाउट नॉर्मैलिटी ऑफ डेटा, कैन इट डिटरमिन? यस, बिल्कुल ये नॉर्मैलिटी ऑफ द डेटा डिटरमिन कर सकता है। अगर मैं ऐसे कहूँ कि वो शपीरो विल्क टेस्ट अप्लाई करे यहाँ पे टू असेस द नॉर्मैलिटी ऑफ द डेटा, तो वो यहाँ पे उसे अप्लाई कर देगा और वो नॉर्मैलिटी असेस कर लेगा, एंड देन वील हैव अ बेटर आइडिया कि जो है हमने यहाँ पे पैरामेट्रिक टेस्ट लगाने हैं या नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाने हैं। वो जब हम अपना एडवांस डेटा एनालिसिस करेंगे तो हम उसको देख लेंगे। डॉक्टर सईदा, आई सी यू हैव योर हैंड रेज्ड। अगर जी जी डॉक्टर मुनीम, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, ये चैट जीपीटी का कौन से वाला वर्जन आप यूज कर रहे हैं? मैडम ये 4O वर्जन है, ये वैसे फ्रीली अवेलेबल है सबके लिए। अच्छा, फ्रीली है, मतलब इसको तो खरीदने की जरूरत नहीं? नहीं मैडम, 4O को खरीदने की जरूरत नहीं है। पेड और अनपेड में अब फर्क सिर्फ ये है कि अगर आप फ्री में यूज कर रही है ना, तो आप 3 घंटे के अंदर सिर्फ
50 जो है प्रॉम्प्ट्स एंटर कर सकती हैं। तो आप 50 प्रॉम्प्ट्स तक एंटर करके अपना एनालाइज कर सकती हैं। जो पेड वर्जन होता है उसके अंदर फिर आप मोर देन 100 प्रॉम्प्ट्स दे सकती हैं। तो यानी अगर आप फ्री में यूज़ करिए तो आपका यूज़ थोड़ा लिमिटेड होगा, वो फिर एक्सपायर हो जाया करेगा, फिर बोलेगा कि वेट फॉर अ फ्यू आवर्स टू यूज़ इट अगेन। लेकिन अगर आप जो है वो उसमें कर रही हैं, पेड कर रही हैं, तो आपको अनलिमिटेड प्रोवाइड होता है। तो लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये डेमोन्स्ट्रेशन के पर्पस के लिए कर रहा हूँ, तो मैं ये फ्री वर्जन के अंदर भी कर सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, सो आई थिंक वी हैव अनदर क्वेश्चन। Dr. Munib, I have a question. जी प्लीज पूछें। Um, so what we need to write in our manuscript, that how we did all this analysis. Normally we write that we used this version of SPSS or Strata, but in this case, how we should write? सर आप उसमें बता सकते हैं कि आपके जो है ना कस्टम जीपीटीज अवेलेबल होते हैं और आपने डेटा एनालिस्ट जीपीटी प्रोवाइड किया है। आई एम गोइंग टू, मैं कोशिश करूंगा, मैं आप लोगों के जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना उसमें कुछ आर्टिकल्स शेयर करूंगा, वो लैंडसेट के हैं और उसमें उन्होंने अपनी मेथोडोलॉजी के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है कि किस तरह उन्होंने जो है वो चैट जीपीटी को और प्लॉटली को डेटा एनालिसिस के लिए इस्तेमाल किया और वो एक्सेप्टेड है। और ये भी एक टूल है हर बाकी टूल्स की तरह, एंड यू कैन यूज इट विदाउट एनी हिंड्रेंसेस। आप इसको डिक्लेयर भी कर सकते हैं। Okay, thank you. ठीक है, तो मैं आप लोगों को वो आर्टिकल भी शेयर कर दूंगा सो दैट आप देख लें कि उन्होंने किस तरह अपनी मेथोडोलॉजी में इसको डिक्लेयर किया। आप भी उसी तरीके से कर सकते हैं और उसे साइट भी कर सकते हैं। ओके, सो मिस्टर रजा इब्राहिम इज आस्किंग कैन वी डू अ प्री एंड पोस्ट कंपैरिजन। यस, अगर आपके सैम्पल डेटा सेट के अंदर प्री एंड पोस्ट का जो है वो डेटा अवेलेबल है तो आप प्री एंड पोस्ट कंपैरिजन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको भी करके भी दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी कोई डेटा सेट अवेलेबल नहीं है प्री एंड पोस्ट का, तो हम इसी को कहते हैं कि हमें एक डेटा सेट जनरेट करके देते हैं। ओके, सो मैंने उसको कहा कि मुझे वो एक डेटा सेट जनरेट करके दे, एंड वो मुझे एक डेटा सेट अभी जनरेट करके देगा और उसी फाइल को यूज करके मैं आपको प्री एंड पोस्ट एनालिसिस करके दिखा दूंगा। ओके, सो इट हैज गिवन मी अ डेटा सेट, जो मैंने उसको कहा कि प्री एंड पोस्ट एक्सरसाइज की ब्लड प्रेशर की मुझे वैल्यूज दे दो फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स एंड फॉर डिफरेंट जेंडर्स, और उसने मुझे ये एक लार्ज डेटा सेट जो कि 50 का डेटा सेट है वो मुझे बनाकर दे दिया है। ठीक है, और अब आप मुझे बता दें कि आप क्या प्री एंड पोस्ट एनालिसिस देखना चाहते हैं। कोलेस्ट्रॉल देख सकते हैं, ब्लड प्रेशर देख सकते हैं। यस, बिल्कुल हम देख सकते हैं कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर के। इनफैक्ट मेरे पास चार्ट्स जो हैं वो कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर के अवेलेबल भी हैं यहाँ पे हमारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर। हमने एज वर्सेस ब्लड प्रेशर का स्कैटर प्लॉट बनाया था और हमने बॉक्स प्लॉट बनाया था फॉर कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, सो अब हम आ जाते हैं अपने एडवांस डेटा एनालिसिस के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर हम अनोवा अप्लाई करना चाहते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस करना चाहते हैं, या हम कोई भी और टेस्ट हैं जैसे काई स्क्वायर टेस्ट है, या हमारा जैसे शपीरो विल्क टेस्ट है, हमारा मैन विटनी यू टेस्ट है, हम वो अप्लाई करके देख सकते हैं। ओके, सो ये भी मैं एक हैंड्स ऑन डेमोन्स्ट्रेशन आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन इन एडिशन टू दैट मैंने एडवांस में कुछ एनालिसिस करके रखा था, तो उसकी मैं आप लोगों को पिक्चर्स जो है दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने उसी डेटा सेट में कहा था उससे कि वो मुझे एक रिग्रेशन प्लॉट बना के दे एज वर्सेस ब्लड प्रेशर का, और उसने ये प्लॉट जनरेट किया। अगेन इट इज, ये काफ़ी प्रेजेंटेबल है। आप उसको इसको एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको डिफरेंट कलर्स में भी उसे कह सकते हैं प्रेजेंट करने को, और वो आपको प्रेजेंट करके दे देगा, सो यू कैन मैच द थीम ऑफ योर पेपर। और यहाँ पे उसने मुझे एक कोरिलेशन मैट्रिक्स भी बनाकर दिया है फॉर डिफरेंट वेरिएबल्स। ठीक है, अगेन सो ओके, सो लेट्स गो बैक टू आवर चैट जीपीटी स्क्रीन। ओके, सो हम आ गए वापस अपनी स्क्रीन के ऊपर, और अब हम यहाँ पे पहले प्री एंड पोस्ट का एनालिसिस करवा लेते हैं, एंड देन फिर हम उसको कहेंगे कि हमें डिटेल्ड एनालिसिस भी करके देते हैं। बल्कि इनफैक्ट वी गोइंग टू स्किप डायरेक्टली टू आवर डिटेल्ड एनालिसिस, एंड देन हम प्री एंड पोस्ट को आराम से कर लेंगे। ओके, सो हम
ओके, सो यहाँ मैं उसे कोई पर्टिकुलर वेरिएबल बना नहीं रहा हूँ, मैं उसे कह रहा हूँ कि वो खुद आइडेंटिफाई करें यहाँ पे, और उसने जो है वो देखें मॉडल समरी जनरेट की है पहले, जिसमें वो डिपेंडेंट वेरिएबल उसने आइडेंटिफाई किया है ब्लड प्रेशर, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आइडेंटिफाई किए हैं एज, वेट, एक्सरसाइज फ्रीक्वेंसी एंड कोलेस्ट्रॉल। और उसके बाद उसने मुझे एक कंप्लीट रिग्रेशन एनालिसिस बनाकर दे दिया है, जिसमें वो आर स्क्वायर्ड वैल्यू भी मुझसे शेयर कर रहा है, एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड वैल्यू भी कर रहा है, एंड एफ स्टैटिस्टिक भी कर रहा है, एंड सारे कोएफिशिएंट्स जो हैं कॉन्स्टेंट्स के साथ वो मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करे। अगर मैं उसे कहूँ कि वो मुझे एक टैबुलर फॉर्म में दे दे, तो वो मुझे एक टैबुलर फॉर्मेट में भी दे देगा। दिस ऑल्सो ब्रिंग्स मी टू टू मोर क्वेश्चंस एंड टू मोर डिफिकल्टीज जो अक्सर हम फेस कर रहे होते हैं डेटा एनालिसिस के अंदर। ठीक है, ये मुझे टैबुलर फॉर्मेट में भी उसने प्रोवाइड करके दे दिया, और मैं इसको एज इट इज जो है, ये देखें पी वैल्यूज भी सारी मेंशन्ड है और इसमें स्टैंडर्ड एरर्स भी मेंशन्ड है, तो ये मैं इसको एज इट इज अपने पेपर में पेस्ट कर सकता हूँ। अगेन मैं आपको एक टिप दूंगा कि आपने मुझे कहा था कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, मुझे आई थिंक डॉक्टर रफीना कह रही थी कि अक्सर लोगों को मालूम नहीं होता कि कौन से करेक्ट स्टेटिस्टिकल टेस्ट यहाँ पे अप्लाई होंगे। ठीक है, सो अगर फॉर एग्जाम्पल कोई एमेच्योर है या कोई अभी वो है फॉर एग्जाम्पल नोवाइस है, जिसको भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है डेटा एनालिसिस का, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें। ओके, सो अगर कोई जो है वो फॉर एग्जांपल बिगिनर है, उसको भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है डेटा एनालिसिस का, और उसको सही से पता नहीं है कि उसके डेटा सेट पे कौन से रेलेवेंट स्टैटिस्टिकल टेस्ट अप्लाई होने चाहिए, तो आप अपना डेटा सेट इसमें अपलोड करने के बाद उसको सिर्फ अपना रिसर्च क्वेश्चन, अपना रिसर्च ऑब्जेक्टिव और रिसर्च हाइपोथेसिस बता दें। ठीक है, डेटा सेट अपलोड करें, साथ में रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च ऑब्जेक्टिव एंड अपना हाइपोथेसिस से बता दें, और उसे कहें कि वो जो है आपको रेलेवेंट स्टैटिस्टिकल टेस्ट एडवाइस कर दे। तो वो आपको टेस्ट पहले एडवाइस करेगा, और फिर आप फर्दर प्रॉम्प्ट्स के अंदर वो जो टेस्ट उसने आपको एडवाइस किए हैं वही जो है वो वहाँ पे उसे अप्लाई करने को कहते हैं। ठीक है, और अगेन अगर किसी को ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे रिग्रेशन एनालिसिस के रिजल्ट्स आए हैं और आपको नहीं पता कि आप उसको डिस्कशन में किस तरह से एक्सप्लेन करें इस रिजल्ट को, तो आप इसी को कह सकते हैं कि ये रिजल्ट्स आपको वो एक्सप्लेन भी कर देना सिंप्लीफाइड फॉर्मेट। ओके, सो अभी मैं आपके सामने ये लाइव करके दिखाता हूँ। इधर वॉल्यूम कम है। ओके, सो अब सिंस रिग्रेशन एनालिसिस के का नहीं पता कि इसका मतलब क्या है, ये अगर 0.44 की वैल्यू आ रही है नेगेटिव में तो इसका क्या मतलब है, इसको मैं कैसे इंटरप्रेट करूं, तो ये देखें उसने एक सिंप्लीफाइड मुझे एक्सप्लेनेशन दे दी है। ठीक है, और मैं अपनी पेपर की डिस्कशन सेक्शन के अंदर यही बता सकता हूँ। ठीक है, मैं बता सकता हूँ कि कोई भी जो वेरिएबल है वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है यहाँ इस डेटा सेट के अंदर, और इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्या है। ठीक है, कि ये फैक्टर्स जो है वो रिलायबल वे नहीं है ब्लड प्रेशर प्रिडिक्ट करने के लिए। ठीक है, सो हमने कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी कर लिया जो कि रिग्रेशन एनालिसिस था, और हमने उसकी बहुत सिंप्लीफाइड सी समरी में उसका समझ भी ली, उसकी इंटरप्रिटेशन की उसका मतलब क्या है। उसका मतलब यहाँ पे ये है कि कोई भी वेरिएबल जो है वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है, और हम इन फैक्टर्स की बेसिस पे ब्लड प्रेशर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, और साथ में उसने आपको एक कंक्लूजन भी प्रोवाइड कर दिया है यहाँ पे। डॉक्टर ताहिरा पूछ रही है कि आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द ट्रायल वर्जन, देखिए मैडम यहाँ पे ट्रायल वर्जन की एक्सपायरी नहीं होती है कोई ना, वो सिर्फ कुछ आवर्स के लिए रुक जाता है उसका काम। फॉर एग्जांपल 3 आवर्स में आपको 50 प्रॉम्प्ट्स अलाउड हैं, 50 प्रॉम्प्ट्स के बाद वो आपको सिर्फ एक मैसेज देगा कि आप उसे 3 आवर्स के बाद दोबारा यूज कर सकती हैं, तो वो डेटा वहीं सेव्ड होगा, उसके अकाउंट में होगा, आप उसे दोबारा देख भी सकती हैं और व्यू कर सकती हैं। क्योंकि मंसूब बेग मैं आपको उसका एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां जाकर एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो इज एवरीथिंग क्लियर अप टिल नाउ? कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, या कुछ टास्क हैं जो आप चाहते हैं मैं आपको प्रैक्टिकली अभी करके दिखाऊं, तो आई एम गोइंग टू डू इट फॉर यू, वरना हम आगे बढ़ेंगे। एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ, एनी कंफ्यूजन? Dr. Munib, can you do food for survival analysis? जी जी, हम सर्वाइवल एनालिसिस भी करते हैं अभी इसके बाद। Thank you.
इनफैक्ट अगर आपके पास कोई डेटा सेट अवेलेबल है जिसपे आप चाहती हैं हम सर्वाइवल एनालिसिस करें तो हम आपको करके दिखा देंगे। एनीथिंग एल्स? Let's suppose if I'm confused which test of significance should I apply, तो मैं मतलब पूछ सकता हूँ उस डेटा सेट से कि डेटा सेट से मतलब मैं प्रॉम्प्ट दे सकता हूँ कि कौन सा टेस्ट अप्लाई करूँ। ओके, ये करके देखते हैं अभी आप, ठीक है, लेट्स डू इट। अपने स्टडी का ऑब्जेक्टिव बताएंगे और आप अपना डाटा सेट बताएंगे और फिर आप कहेंगे कि मैंने ये स्टडी की है तो कैन यू प्लीज गाइड मी विच टेस्ट कैन बी यूज्ड, तो वो आपको बता देगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर सईदा बानो, बिल्कुल आपने सही कहा। हम अपना डेटा सेट अपलोड करेंगे, उसके बाद हम वहाँ प्रॉम्प्ट में अपना ऑब्जेक्टिव, अपना हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चन लिखेंगे और फिर हम उससे पूछेंगे कि हम इसमें कौन सा रेलेवेंट स्टैटिस्टिकल टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। वो हमें रेकमेंड कर देगा स्टैटिस्टिकल टेस्ट और फिर हम वही अप्लाई करेंगे एंड देन फिर वो हमें करके दे देगा। सो इवन इफ यू आर ए नोवाइस, आपको अभी इतना नहीं अगर पता है डेटा एनालिसिस के बारे में, तो इट कैन गाइड यू लाइक एन एक्सपर्ट। ओके, सो लेट्स गो बैक टू आवर प्रेजेंटेशन अगेन। तो यहाँ तक तो बात हो गई हमारे क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस की एज अ हेल्थ केयर रिसर्चर। आप में से कौन कौन एक एजुकेटर भी है? तो आप में से कौन कौन जो है जो फैकल्टी में बिलोंग करता है और स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं आप लोग, मुझे बता सकें अगर इफ बाय जस्ट टाइपिंग। मैं भी पढ़ाती हूँ, बल्कि रिसर्च वाला एक टॉपिक भी पढ़ाती हूँ। ये तो वैसे मैं परफेक्ट, बेसिकली आपने तो उनको ये सिखाना है फिर एआई भी। जी, तो डॉक्टर सईदा जो है शी इज़ एन एजुकेटर। डॉक्टर लाला रोक जो हैं वो भी पढ़ाती हैं, ठीक है। डॉक्टर हसन करीम फॉर्मली वाज अ फैकल्टी मेंबर बट आजकल वो स्टडी लीव पे हैं। डॉक्टर रफीना इज ऑल्सो एन एजुकेटर, ठीक है। तो आप एजुकेटर हैं, आप लोग पढ़ाते हैं, तो आई एम श्योर आप लोग एग्जाम्स भी कंडक्ट करते होंगे एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर एन एजुकेटर टू नो द रिलायबिलिटी एंड द वैलिडिटी of their examinations as well. Dr. Tahira, she's also a researcher and an associate professor. Wonderful to have you. ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम एज एन एजुकेटर कैसे आइटम एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग चैट जीपीटी। कभी भी आप एक एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट ले लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एमसीक्यू का एग्जाम लिया है और आपने लिया है वो गूगल फॉर्म्स के थ्रू, ठीक है, और आपका जो रिजल्ट आया है वो एक्सेल शीट की शक्ल में आपकी गूगल शीट में सेव हो गया है, तो आपने उस डेटा को सिंपली वहां से एक्सेल शीट को डाउनलोड करना है और अपनी चैट जीपीटी के अंदर पेस्ट कर देना है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने वो इंपोर्ट करके, ये आपको कोड दिखा रहा है, प्लीज इसको इग्नोर करें। मैंने सिर्फ यहाँ पे डेटा जो है वो अपलोड किया है यहाँ पे, ठीक है। वंस यू हैव अपलोडेड द डेटा, मैंने उसको कुछ सर्टेन कमांड्स दी हैं। मैंने उसे कहा है कि मुझे एक आइटम डिफिकल्टी इंडेक्स जो है वो कैलकुलेट करके दे। सो उसने मुझे सिंपली बताया कि जो क्वेश्चन नंबर 1 था मेरे एमसीक्यू का, उसका डिफिकल्टी इंडेक्स क्या है। डिफिकल्टी इंडेक्स बेसिकली प्रोपोर्शन होती है ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव परफॉर्म्ड इट करेक्टली। एंड उसने यहाँ पे मुझे हर क्वेश्चन का, ये जो मैंने सैम्पल डेटा सेट यहाँ पे अपलोड किया था उसमें 10 सवाल थे, तो उसने हर सवाल का मुझे डिफिकल्टी इंडेक्स बता दिया है। डॉक्टर रजा इब्राहिम, यू रेजिंग योर हैंड, प्लीज आप मुझे बताएं कोई सवाल है तो। क्वेश्चन डॉक्टर मुनी, मुझे ये बताएं, एक्सेस जो डेटा हम इसमें पेस्ट करेंगे वो हमें फाइल अपलोड करनी होगी या जस्ट डेटा हमें कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना होगा? मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप चाहें तो डेटा कॉपी पेस्ट करें, उससे भी आपका काम हो जाएगा एज अ टेबल। अगर आप फाइल अपलोड करेंगे तो भी काम हो जाएगा, दोनों सूरतों में ये एक्सेप्ट कर लेगा। ओके, थैंक यू। ठीक है, ओके। सो अब हो गया है, हमने स्टेप 2 में उसको डिफिकल्टी इंडेक्स कैलकुलेट करने की थी और उसने मुझे हर सवाल का डिफिकल्टी इंडेक्स बता दिया और उसके बेस पे हम बता सकते हैं कि कौन से सवाल मुश्किल थे और कौन से सवाल हमारे आसान थे। सिमिलरली हम उसे आइटम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स भी कैलकुलेट करने को कह रहे हैं। जो आइटम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो कितना सक्सेसफुली डिफरेंशिएट कर रहा है बिटवीन अ गुड स्टूडेंट एंड अ बैड स्टूडेंट, अ स्टूडेंट हु हैज प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन एंड अ स्टूडेंट हु हैज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। और उसने मुझे ये देखें आउटपुट के अंदर, आप देखें उसने मुझे हर क्वेश्चन का आइटम डिस्क्रिमिनेशन भी बता दिया है, हर क्वेश्चन का अलग अलग से, ठीक है। ठीक है, फिर मैंने उससे पूछा है कि मुझे डिस्ट्रैक्टर्स की क्वालिटी भी बता दो ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन ए बी सी डी था, तो वो मुझे बता रहा है कि कितने स्टूडेंट्स ने जो है वो किया है सेट एंड। फॉर एग्जांपल 10 स्टूडेंट्स ने ए सिलेक्ट किया था, 85 स्टूडेंट्स ने जो है वो बी को करेक्ट ऑप्शन मार्क किया, 3 स्टूडेंट्स ने सी को करेक्ट ऑप्शन मार्क किया एंड 2 स्टूडेंट्स ने जो है वो डी को करेक्ट ऑप्शन मार्क किया। और उसने मुझे हर किसी डिस्ट्रैक्टर का बता दिया कि कितने लोगों ने कौन से सवाल को मार्क किया था। एंड वो क्वेश्चंस जो बिल्कुल ही कम स्टूडेंट्स ने मार्क किए हैं, फॉर एग्जांपल जो ऑप्शंस, उनको हम कह सकते हैं वो अच्छे डिस्ट्रैक्टर्स नहीं थे। हम इसे एक समरी भी जनरेट करवाएंगे आगे जाकर। ओके,
हम ओवरऑल रिजल्ट की जो है वो इंटरनल कंसिस्टेंसी या के रिलायबिलिटी भी एग्जाम की जो है वो पता करवा सकते हैं यहाँ पे। और मैंने उसे कहा है कि वो मुझे रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट कैलकुलेट करके दे, तो उसने मुझे बताया है कि मेरी क्रॉनबैक अल्फा वैल्यू जो है यहाँ पे 0.76 आ रही है, जो कि काफी अच्छी है। ठीक है, ओके। सो डॉक्टर ताहिरा कह रही हैं कि वो पोस्ट हॉक एनालिसिस जो है वो अक्सर ओएमआर से करती हैं। यस, आप बिल्कुल ओएमआर से करती हैं। यूजुअली इंस्टीट्यूट से होती हैं, अपने मेजर एग्जामिनेशन में पोस्ट हॉक एनालिसिस कर ली होती हैं, लेकिन आपके जो रूटीन क्लास टेस्ट होते हैं या जो आपकी यूनिट टेस्ट होते हैं उसमें आपके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती कि आप ओएमआर मशीन को जाके यूज कर सकें एंड वहाँ पे पोस्ट हॉक कर सकें। तो ये आप अपने लैपटॉप पे भी डायरेक्टली कर सकते हैं विदाउट द नीड फॉर अ वेरी एक्सपेंसिव ओएमआर मशीन। ठीक है। अब फिर मैंने उसको कहा है कि मुझे रिकमेंडेशन प्रोवाइड करें टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ माय एग्जामिनेशन, और आप ये देख रहे हैं कि उसने मुझे एक रिकमेंडेशन प्रोवाइड कर दी है। उसने मुझे कहा है कि क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6 एंड 9 जो था मेरा उस टेस्ट के अंदर, उनकी डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू बहुत लो है, तो उन क्वेश्चंस को मेरे एग्जाम से रिमूव कर देना चाहिए। तो इन क्वेश्चंस को मैं अपने एग्जाम से रिमूव कर दूंगा। सिमिलरली वो मुझे क्वेश्चंस की डिटेल में बता रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो ऑप्शन सी एंड डी था वो बहुत 5% से भी कम लोगों ने इस्तेमाल चूज किया है ना, तो वो अच्छे डिस्ट्रैक्टर नहीं है, उन ऑप्शंस को मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। तो उसने मुझे बता दिया कि कौन से क्वेश्चन के कौन से ऑप्शंस जो है वो ठीक नहीं थे, उस डेटा को एनालाइज करके, मेरे टेस्ट के डेटा को एनालाइज करके। सिमिलरली फिर मुझे बता रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1, 5 एंड 10 वेरी इजी थे एंड क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो वेरी डिफिकल्ट था। ठीक है, तो मैं उस हिसाब से देख सकता हूँ कि मुझे वेरी इजी आइटम्स फ्यूचर में कितने डालने हैं, वेरी डिफिकल्ट आइटम्स फ्यूचर में मैंने कितने डालने हैं, और इस हिसाब से जो है हम आगे उसे देख सकते हैं। सो लेट्स लुक एट द चैट अगेन। यस डॉक्टर ताहिरा, यू वेलकम। ओके, सो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन पोस्ट हॉक के बारे में या आइटम एनालिसिस के बारे में या आपकी एग्जाम की रिलायबिलिटी कैलकुलेशन के बारे में? Okay, so Dr. Lalaruk is saying how to use it for data validity and reliability. मैडम reliability तो मैंने कैलकुलेट करवाई है यहाँ पे क्रॉनबैक से। वैलिडिटी के लिए भी वो आप सिंपली प्रॉम्प्ट ही देंगी उसे और उसे कहेंगी कि मैं इस डेटा रिजल्ट, इस टेस्ट की एग्जामिनेशन की वैलिडिटी जो है वो कैलकुलेट करना चाहती हूँ, एंड बेस्ड ऑन द मेट्रिक्स अगर उसके अंदर प्रोवाइडेड है तो वो आपको वैलिडिटी भी इसके अंदर कैलकुलेट करके दे देगा। ओके, सो इसके बाद हम आ जाते हैं अपने क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस के ऊपर। तो मुझे कोई बताएगा किस किसने क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस कभी किया है और उसमें क्या क्या आप लोगों को मुश्किल पेश आती है? किया तो नहीं है, लेकिन मैंने कोर्स अटेंड किया था, उसमें थीमेटिक एनालिसिस और कोई मतलब उसमें कोड्स लगाने होते हैं और फिर उनका एनालिसिस होता है। एग्जैक्टली, तो यहाँ पे बेसिकली आपके जो वेरिएबल्स होते हैं, इंस्टेड ऑफ बीइंग क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स या नंबर्स, यहाँ पे आपके क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं, इन डेप्थ इंटरव्यूज होते हैं, आपकी फोकस ग्रुप डिस्कशंस होती हैं, ठीक है, आप लोगों की इंटरव्यू की ट्रांसक्रिप्ट्स होती हैं, और आप लोगों की सारी जो है ना रिटन कॉन्वर्सेशंस वगैरह होती हैं, ये क्वालिटेटिव आपकी एक्सर्प्ट्स होते हैं, उसके अंदर लोगों की फीडबैक वगैरह होती है और जिसको आपने एनालाइज करना होता है अलग अलग तरीके से। प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे तो। ओके, सो एनीबडी एल्स हु हैज डन क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड आप लोगों को क्या मुश्किल पेश आई थी? आई बिलीव डॉक्टर सुमेरा आपका थीसिस जो है वो क्वालिटेटिव भी था, सो व्हाट वाज द मेन ट्रबल यू फेस व्हाइल डूइंग क्वालिटेटिव एनालिसिस? जी डॉक्टर, एक्सटेंसिव डेटा होता है, बहुत सारी ट्रांसक्रिप्ट्स होती है जिनको आपको बहुत दफा इंडिविजुअली बार बार पढ़ना होता है, और आप एक बंदा कोडिंग नहीं करता, आपको मल्टीपल लोगों का ओपिनियन चाहिए होता है कंसेंसस लाने के लिए कि क्या कोडिंग होगी, क्या थीम्स आपकी एंड में जनरेट होंगी। तो ये काफी लेबर इंटेंसिव पूरा प्रोसीजर होता है। ये वेरी राइट, आपको ट्रायंगुलेशन करनी होती है, आपको बार बार पढ़ना होता है, आपको लोगों से पढ़वाना होता है, और अब वो सारा प्रोसेस जो है वो आपका एआई के थ्रू भी हो सकता है। सो इसके भी कुछ बेसिक स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमारा जो स्टेप है हम वो ये करेंगे कि हम उसके अंदर गैदर कर लेंगे अपना क्वालिटेटिव डेटा। फॉर एग्जाम्पल हमारी अगर इंटरव्यू की ट्रांसक्रिप्ट है, वो चाहे रिटन फॉर्म में हो या डिजिटल फॉर्म में हो या इवन अगर वो वॉइस रिकॉर्डिंग की फॉर्म में हो, हम उसे ऑब्टेन कर लें। ठीक है, हमारे अगर फोकस ग्रुप डिस्कशन की कोई ट्रांसक्रिप्ट है, कोई भी डेटा है टेक्सचुअल फॉर्म के अंदर, क्वालिटेटिव फॉर्मेट के अंदर, उसकी हम एक फाइल ऑब्टेन कर लें या उसकी एक हार्ड कॉपी ऑब्टेन कर लें, उसको हम कंपाइल करके अपने पास रख लें। सेकंड जो है फिर हमने उसको प्रिपेयर करना है कि अगर फॉर एग्जांपल उसको हम ऑर्गेनाइज कर लें ठीक से, उसको रीडेबल हो वो, ठीक है, और फिर फाइनली हम उसको
अपलोड कर देंगे इनटू चैट जीपीटी। अगर आपके पास रिटन फाइल्स हैं, ठीक है, या प्रिंटेड पेपर है, आप उसको स्कैन करें और वो फाइल्स को अपलोड करते हैं एज अ पीडीएफ फॉर्मेट इन योर चैट जीपीटी, या सिंपल पिक्चर्स पीएनजी फॉर्मेट में भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास वो वॉइस फाइल के फॉर्मेट में है तो आप वो ऑडियो फाइल वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगर वो एक पीडीएफ की ट्रांसक्रिप्ट है ऑलरेडी प्रिंटेड एंड टाइप्ड, तो आप उसको वहाँ पे उस फॉर्म में भी अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहले अपना डेटा जो है वो कलेक्ट करें, अक्वायर करें, एंड देन फाइनली उसको अपलोड कर दें चैट जीपीटी के अंदर। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने क्या करनी है, डेटा फेमिलियराइजेशन का स्टेप आता है। आपने उसको प्रॉम्प्ट देनी है टू रीड थ्रू द कलेक्टेड डेटा एंड टू गेट अ जनरल सेंस ऑफ द कंटेंट, और फिर इनिशियल ऑब्जर्वेशन आपने उससे पूछनी है। उसकी एक सैम्पल प्रॉम्प्ट हो सकती है ये जो मैंने लास्ट में लिखी है, विच इज प्रोवाइड अ समरी ऑफ द की थीम्स इन द इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट जो है वो 100 पेजेस की है, तो वो 100 पेजेस को वो पढ़कर उसे एनालाइज करके उसकी की समरीज और की थीम्स आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है। डेटा फेमिलियराइजेशन के स्टेप के बाद आपने डेटा की कोडिंग करनी है, जैसे कि डॉक्टर सईदा ने यहाँ पे हमें बताया कि वो जब वो एनालिसिस करती हैं क्वालिटेटिव का, फॉर एग्जांपल थीमेटिक एनालिसिस करती हैं, तो वो कोड्स जनरेट करती हैं, फिर कैटेगरीज बनाती हैं उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद सब थीम्स होती हैं। तो यहाँ पे भी हमने उसको एआई को यही सब करने को कहना है। बस फर्क ये है कि वो 100 या 200 पेजेस हमें खुद पढ़ के कोड्स बनाने होते थे बार बार, अब हम वहाँ पे उसको खुद नहीं पढ़ेंगे, हम वो फाइल सिर्फ अपलोड करेंगे एआई के अंदर एंड वो हमारे बिहाफ पे ये सारा काम करेगा। तो हम उसको सैम्पल प्रॉम्प्ट देंगे, आइडेंटिफाई द लिस्ट ऑफ इनिशियल कोड्स फॉर द फॉलोइंग इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट, जो भी हमने अपलोड की हुई है ट्रांसक्रिप्ट वहाँ पे, हम उसको कहेंगे कि वो एक इनिशियल लिस्ट ऑफ कोड्स हमें प्रोवाइड कर दें। सो पहले हमने उसे कहा कि एक डेवलप कर ले इनिशियल सेंस ऑफ द इंटायर मैन्युस्क्रिप्ट, उसको कॉम्प्रीहेंड कर ले। उसके बाद हम उसे कहेंगे कि एक इनिशियल लिस्ट ऑफ कोड्स जो है वो अपने पास प्रिपेयर करके रख ले। कोड जब उसने प्रिपेयर कर लिए हैं तो हम उसको थीम्स आइडेंटिफाई करेंगे एंड देन फिर उनको डिफाइन और नेम करने को कह देंगे। और उसकी एक सैम्पल प्रॉम्प्ट हमारे पास अवेलेबल है कि वो जो कि है जनरेट थीम्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेट ऑफ कोड्स। वही कोड जो उसने जनरेट किए थे उनसे वो हमें थीम्स जनरेट करके देगा, ठीक है। एंड वंस वो थीम जब उसने जनरेट करती हैं, तो जैसे कि मैंने क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस के साथ किया था कि जब हमें नहीं मालूम था कि हम उसको रिग्रेशन के रिजल्ट्स को कैसे इंटरप्रेट करना है, तो वी आस्क्ड टू इंटरप्रेट द रिजल्ट्स फॉर अस एंड प्रेजेंटेड टू अस इन अ सिंप्लीफाइड फॉर्मेट, ताकि हम अपनी डिस्कशन के सेक्शन में या कंक्लूजन के सेक्शन में वहाँ पे लिख सकें। द सेम इज द केस विद क्वालिटेटिव डेटा, कि जब वो फाइनली अपने कोड्स एंड थीम्स को जनरेट कर लेगा, तो हम उसे कहेंगे कि वो उन कोड्स या थीम्स को इंटरप्रेट करे। सैम्पल प्रॉम्प्ट आपकी स्क्रीन पे नीचे अवेलेबल है, उसमें लिखा है इंटरप्रेट द थीम्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन एंड जनरेट इनसाइट्स। रिसर्च क्वेश्चन उसे आप अपना बता दें और उसे कहें कि वो इनको इंटरप्रेट करके इनसाइट्स को जनरेट करे, ठीक है। मैं आपको इसका एक सैम्पल भी दिखा देता हूँ। ओके, सो आई एम गोइंग टू टेक यू टू अ वर्ड फाइल। ये मेरे एक कॉलीग हैं, उनका अपना एक रिसर्च प्रोजेक्ट है जिसके अंदर उन्होंने क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट किया था, ठीक है। और उसमें उन्होंने अपनी इंटरव्यू की ट्रांसक्रिप्ट जो है वो बनाई। वो आप देख सकते हैं कि उसके अंदर कंप्लीट कॉन्वर्जेशन अवेलेबल है कि उसने जो मॉडरेटर था उसने क्या क्वेश्चन पूछा और उनको फोकस ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स ने क्या क्या जवाब दिए हैं। यू कैन सी दैट दिस इज अ डिटेल्ड डिस्कशन, देख सकते हैं, ठीक है। और इसको खुद मैन्युअली पढ़ने में, उसकी कोड्स जनरेट करने में और वो सब कुछ करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, आप सिंपली ये करेंगे कि आप इस फाइल को अपलोड करेंगे इन चैट जीपीटी। आई एम गोइंग टू डू इट फॉर यू नाउ, एंड देन फिर उसके बेसिस पे आप उसके रिजल्ट्स जनरेट करवाएंगे। मैं अब अभी आपको उसके रिजल्ट्स भी दिखा देता हूँ। ओके, तो अब आप ये देख सकते हैं कि उसने रिजल्ट्स जनरेट किए हैं, ठीक है। उसने सबसे पहले तो हमारे जो मैंने उसके अंदर अपना क्वांटिटेटिव डेटा डाला था उसमें उसने मुझे बताया कि पार्टिसिपेंट्स के प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट स्कोर्स क्या थे। यानी पहले उसने क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया मेरे लिए, ठीक है। एंड वंस आई एम डन विद द क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इट इज गोइंग टू मूव ऑन टू द क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। हम क्वालिटेटिव पे आ जाते हैं। ओके, सो क्वालिटेटिव रिजल्ट के अंदर उसने थीम्स आइडेंटिफाई किए हैं, देखें, ठीक है। एंगेजमेंट इंटरैक्शन की थीम है, लर्निंग एक्सपीरियंस की थीम है, टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस की थीम है, ठीक है। एंड देन समरी नोट्स उसने दिए हैं। हर थीम के उसने मुझे कोट्स प्रोवाइड किए हैं कि कहाँ किस
बंदे ने जो भी इंटरव्यू हुआ था उसमें उसने क्या बात कही थी, ठीक है, वो कोटेशन में उसने मुझे बताया है, उसके बेसिस पे उसने क्या थीम जो है आइडेंटिफाई की है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो थीम है एंगेजमेंट इंटरेक्शन की, उसके बारे में पार्टिसिपेंट 3 एंड पार्टिसिपेंट 7 ने जो है वो बात की थी, ठीक है। सिमिलरली जो बाकी थीम्स हैं वो मुझे बताएगा कि किस किसने इसके बारे में बात की थी और कौन कौन सी कॉन्वर्जेशन के बेसिस पे जो है उसने मुझे अपना थीमेटिक एनालिसिस यहाँ पे करके दिया है। उसने मुझे एक टेबल भी प्रोवाइड करके दिया, आप टेबल देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, कि कोड्स उसने क्या पहले डेवलप किए, ठीक है, उन कोड्स को उसने लंप टुगेदर करके क्या कैटेगरी बनाई और फिर दोनों कैटेगरीज को लंप टुगेदर करके थीम बना दिया। फॉर एग्जांपल नोवेल्टी ऑफ एआई, टेक्नोलॉजिकल क्यूरियोसिटी या इंट्रीग, लैक ऑफ अडेप्टेबिलिटी एंड इम्पर्सनल इंटरेक्शन के बेसिस पे उसने 2 कैटेगरीज बनाई एंड देन उन दोनों कैटेगरीज को मर्ज करके उसने एक थीम क्रिएट कर दी, ठीक है। सो इन लेस देन आई थिंक 5 मिनट्स जो काम आपको एटलीस्ट 1 हफ्ता या 2 हफ्ते लगते हैं थीमेटिक एनालिसिस करने में, क्वालिटेटिव डेटा का एनालिसिस करने में, वो आप जो है इन लेस देन 1 आवर जो है आराम से अपना डेटा क्वालिटेटिव एनालाइज कर सकते हैं, अपनी ट्रांसक्रिप्ट्स को पढ़ सकते हैं, अपनी इंटरव्यू को रिकॉर्डिंग्स को यहाँ पे प्ले करवा कर जो है उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं और उनको सिंपली एनालाइज करके अपने रिसर्च पेपर के लिए रेडी कर सकते हैं। Okay, so Dr. Tabinda पूछ रही हैं, how can we interpret impact of exposure of on DMTU patients with clinical variables? मैडम सिंपल है, आप जो है उसके जो भी relevant variables हैं वो एक्सेल शीट में ऐड करके उसको अपलोड कर दें और उसके अंदर यही क्वेश्चन करें कि वो impact of exposure of DMT patients where clinical variables जो है वो करे, तो वो आपको बता देगा, आपको आपके relevant statistical tests भी वो recommend कर देगा, उन टेस्ट को वो परफॉर्म भी कर देगा, उन टेस्ट की इंटरप्रिटेशन भी आपको बता देगा। कोई क्वेश्चन डेटा क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस के बारे में अगर कुछ है तो प्लीज पूछें। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस के बारे में। तो जब हमने कोड्स और थीम्स बना ली तो फाइनल कंक्लूजन ऑफ रिजल्ट्स में भी वो हमें हेल्प करेगा। यस मैम, उनके बेसिस पे आप अगर उसे कहेंगे कि वो एक कंक्लूजन जनरेट करे इन लाइट ऑफ योर रिसर्च क्वेश्चन, तो वो आपको कंक्लूजन भी जनरेट करके देगा, बिकॉज वो जनरेटिव प्री ट्रेन टेक्स्ट प्रोवाइड करता है, नेचुरल लैंग्वेज को वो अच्छे तरीके से प्रोसेस कर सकता है, तो वो इसको बड़े आराम से आपको कंक्लूजन बना कर देगा। अब आप देख सकते हैं कि जिस तरह से वो आपको दूसरी चीजों में मसला फेस हो रहा था ना, जैसे रेफरेंसेस में देयर वाज अ प्रॉब्लम या बाकी चीजों में कुछ हैसल्स एंड रोड ब्लॉक्स थे, यहाँ डेटा एनालिसिस का प्रोसेस बिल्कुल स्मूथ होगा और वो बिल्कुल टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी के साथ आपका क्रिस्प एंड क्लियर एनालिसिस होगा, चाहे वो क्वांटिटेटिव हो या चाहे वो क्वालिटेटिव हो आपका डेटा एनालिसिस। ऑल्सो एक और टिप जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ वो ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों के पास एक लार्ज क्वांटिटी में डेटा अवेलेबल होता है, ठीक है, एंड आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता कि इस डेटा के बेसिस पे आप क्या इन्फ्लुएंसेस ड्रॉ करेंगे और आपको उसके बेसिस पे आपको मतलब फॉर एग्जांपल क्या रिसर्च या कौन सा पेपर आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो वो इसमें भी आपकी मदद करेगा। फॉर एग्जांपल आई हैव हैड पर्सनल एक्सपीरियंस विद दिस इन द पास्ट एज वेल, कि आपके पास डेटा सेट अवेलेबल है, आप उसके अंदर अपना डेटा सेट अपलोड करें, ठीक है, और उसे कहें कि यूजिंग दिस डेटा सेट, ठीक है, वो आपको रिकमेंड करे कि आप इसमें कौन सी फाइंडिंग्स जो है वो रिपोर्ट कर सकते हैं एज अ रिसर्च पेपर, तो वो ऑटोमेटिकली डेटा को एनालाइज करेगा, देखेगा कि कहाँ कौन कौन सी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स हैं, ठीक है, स्टैटिस्टिकल टेस्ट अप्लाई करने के बाद, और फिर आपको बताएगा कि वो कौन सा पेपर आप उसके बेसिस पे लिख सकते हैं, उसका रिसर्च क्वेश्चन भी वो आपको रेकमेंड करेगा और आपको रिसर्च टाइटल भी रेकमेंड करेगा, ऑब्जेक्टिव्स भी रेकमेंड करेगा एंड इवन आपको लिखने में भी मदद करेगा। ओके, सो अनदर क्वेश्चन इज के सुपरवाइजर अलाउ करेगा व्हेन वी डू एनालिसिस थ्रू एआई? आई एम श्योर बिल्कुल सुपरवाइजर्स अलाउ करेंगे। आई एम अ सुपरवाइजर, आई नेवर स्टॉप माय स्टूडेंट्स फ्रॉम यूजिंग एआई एंड इफ यू एक्सप्लेन द प्रोसेस टू देम वेल इनफ, तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। इट्स जस्ट अ टूल लाइक एक्सेल एंड एसपीएसएस, बस सिर्फ ये कि ये ज़्यादा एडवांस्ड है और ये आपकी मदद कर रहा है काम करने में ज़्यादा एफिशिएंटली, तो आई डोंट थिंक एनी सुपरवाइजर शुड हैव एनी ऑब्जेक्शन टू इट। रिसेंटली एचईसी की जो है वो एआई पॉलिसी अनाउंस हो गई है फॉर एजुकेशन एंड उसके अंदर काफी क्लियरली लिखा हुआ है कि सुपरवाइजर्स जो है वो स्टूडेंट्स को मना नहीं कर सकते इसका एआई का जो है डेटा एनालिसिस में यूज करने से। तो आई वुड रिकमेंड कि प्लीज आप वो पॉलिसी जरूर पढ़िएगा, एचईसी की है फॉर डेटा एनालिसिस, नेशनल लेवल पे वो प्रोड्यूस हुई है।
After that, we have another question. Will disclosure of use of GPT for data analysis, interpretation, and conclusion will be acceptable to illustrate plagiarism? देखिए मैडम, प्लेजरिज्म जो है, अगर आप किसी और के आइडियाज को कॉपी कर रहे हैं, किसी और की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को आप प्रेजेंट कर रहे हैं अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के तौर पे, तो प्लेजरिज्म होता है। आपके डेटा को एनालाइज करना यूजिंग अ सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज प्लेजरिज्म, एंड ऑल्सो इट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज सिमिलैरिटी इटसेल्फ। तो ना इसको टर्निटिन डिटेक्ट करेगा, ना इसमें कोई प्लेजरिज्म का एलिमेंट है, तो इट्स कंप्लीटली फ्री एंड फेयर, and I don't think it's relevant to, it belongs in the context of plagiarism, not at all. जी Uh, मैंने ये वाकई नोट किया है कि टर्निटिन जो है ना वो इसको नहीं इतना करता, क्योंकि बाज दफा में कुछ असाइनमेंट्स मिलती थी क्वेश्चन सॉल्व करने की, जैसे सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी या ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू, तो मैं इससे सॉल्व करके जब मैं उसको पेस्ट करती थी तो वो टर्निटिन उसको नहीं करता था। एग्जैक्टली, और वो कर भी नहीं सकता ना, क्योंकि ये पहले किसी ने नहीं किया। आपका डेटा है, आप उसको वो कर रही हैं, एनालाइज कर रही हैं, आप सिर्फ एक टूल इस्तेमाल कर रही हैं, उसमें कोई प्लेजरिज्म का एलिमेंट नहीं है। ठीक है। डॉक्टर इरशाद पूछ रहे हैं, इज इट अवेलेबल ऑन दी एचएससी वेबसाइट? यस सर, हमारी एचएससी की जो एआई पॉलिसी है वो एचएससी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसको आप डाउनलोड्स में जाके एक्सेस कर सकते हैं। डॉक्टर हसन करीम इज आस्किंग, मीन्स हु स्टडी अब्रॉड? यस, मैंने जितनी भी पॉलिसीज देखी हैं ऑन एन इंटरनेशनल लेवल रिगार्डिंग एआई, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी की हो जाए या क्या, चाहे वो हमारी जो है वो UNHCR की हो, उसके अंदर भी जो है वो कोई इस तरह की ऑब्जेक्शंस या लिमिटेशंस नहीं लिखी गई हैं। अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की इंडिविजुअल पॉलिसी है या कोई सुपरवाइजर खुद इस मामले में बज़िद है कि वो नहीं करने देना चाहता आपको, तो फिर दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। और आई थिंक जनरली किसी को इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसकी और बहुत सारी एप्लीकेशंस हो सकती हैं। ठीक है। इसकी स्पेशल बात ही यही है कि देखें, यू कैन हैव अ कॉन्वर्जेशन विद योर डेटा। आप सिर्फ अपनी डेटा फाइल अपलोड कर दें एंड देन बस आप उससे बात करें। ठीक है। ट्रीट इट लाइक एन असिस्टेंट, ट्रीट इट लाइक अ कॉलीग। आप उससे पूछें कि इस डेटा में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, मैं कौन सा टेस्ट अप्लाई करूं, उन टेस्ट के मतलब क्या है, उन टेस्ट को प्रेजेंट कैसे करूं, उस टेस्ट से बेहतर टेस्ट कोई और हो सकता है या नहीं, फ्यूचर रिसर्च के लिए क्या रिकमेंडेशंस हो सकती हैं बेस्ड ऑन दिस डेटा। सो द मोर कॉन्वर्जेशन यू हैव विद योर डेटा, द ग्रेटर इनसाइट्स यू आर गोइंग टू डेवलप अबाउट इट। एंड बस यही रिकमेंडेशन होगी कि प्लीज़ इसको जो है वो जितना इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं करें। और बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने फ्लायर के अंदर कहा था कि हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं, फॉर एग्जांपल दोज ऑफ यू हु आर रनिंग योर ओन क्लिनिक्स, आप लोगों के पास अक्सर पेशेंट्स आते हैं, आप पेशेंट के फीडबैक फॉर्म्स जो हैं वो बना कर रख लें अपने पास। ठीक है। जो भी पेशेंट आए वो फीडबैक फॉर्म फिल कर ले, चाहे वो गूगल फॉर्म की सूरत में हो या वो रिटन पेपर की सूरत में हो। एंड वंस यू हैव अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ दोज फॉर्म्स अवेलेबल, अगर आपके पास टाइम नहीं है वो फीडबैक देखने का, तो आप वो सब चैट जीपीटी में अपलोड करते हैं और उससे कहें कि वो समराइज आपको इनसाइट्स प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग द फीडबैक एंड की एक्शनेबल एलिमेंट्स आपको बता दें कि कौन कौन से एक्शन प्लान्स हैं, आपको क्या करना चाहिए। आप अगर स्टूडेंट्स की फीडबैक लेते हैं अबाउट योर टीचिंग, आप लेक्चर्स लेते हैं, आप स्टूडेंट को फीडबैक फॉर्म दे देते हैं हर लेक्चर के बाद, आपका सेमेस्टर एंड हो गया है, हंड्रेड्स ऑफ फॉर्म्स आपके पास अवेलेबल हैं, आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप इन सब फॉर्म्स को देख सकें, यू कैन जस्ट अपलोड ऑल ऑफ देम एज अ सिंगुलर फाइल इनटू चैट जीपीटी एंड आस्क इट कि भाई मुझे बता दो कि भाई इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फीडबैक है और मैं क्या क्या स्टेप्स ले सकती हूँ या ले सकता हूँ, ताकि वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो मुझे आइंदा फेस ना करूँ मैं अपने लेक्चर्स में, या वो मुझे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिले फ्यूचर में, या मैं उनके ऊपर कैसे अपने एक्शन प्लान्स डेवलप कर सकता हूँ और कैसे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स अपने खुद क्रिएट कर सकता हूँ। इन एडिशन टू दैट, अगर आप अपना क्लिनिक रन करें जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तो वहाँ पे कौन से स्टेशन पे कितना टाइम लग रहा है उसका डेटा आपके पास अवेलेबल होता है। अक्सर पेशेंट्स की बेसिक डेमोग्राफिक डिटेल्स होती हैं आपके पास। ठीक है। इट्स इंपॉर्टेंट पहले आप उनसे कंसेंट ले लें और उसमें लिख दें डिस्क्लोजर के आप उसको रिसर्च पर्पज के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। सो वंस यू हैव दैट कंसेंट, आपके पास पेशेंट डेमोग्राफिक्स होते हैं, उनकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स होती हैं, उनकी हिस्ट्रीज होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। सो अगर इफ़ यू हैव दैट कंसेंट, आप अपने पेशेंट्स की वो चीज़ें भी जो है इसमें अपलोड कर सकते हैं अगेन विद कंसेंट, एंड फिर आप उसके बेसिस पे जो है वो रेलेवेंट रिसर्च फाइंडिंग्स जनरेट कर सकते हैं और फिर वो आपको बता सकते हैं उसके बेस पे आप कौन सी पब्लिकेशंस कर सकते हैं, कौन से रिसर्च आइडियाज जो हैं वो आपको दे सकता है वो उसके अंदर। एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव सो फार? अगर कोई पूछना चाहे, हमने जो अभी क्वालिटेटिव डेटा के बारे में बात की, क्वांटिटेटिव डेटा के बारे में बात की, यहाँ पे एज एन एजुकेटर हमने अपने एग्जाम स्कोर्स के बारे में बात की, कोई कंफ्यूजन हो अभी तक तो प्लीज पूछें। You can just write yes or no in the chat so that मुझे पता चल जाए कि if whether or not you have any confusions.
Okay, so it's wonderful. So, if there's anything particular that you want me to do, ठीक है, तो मुझे बताएं. So, on request, I'm going to do a hands-on for you right now. If there's any particular type of data analysis you want, me to perform अभी, तो please मुझे बताएं, मैं अभी वो करके आप लोगों को दिखा दूंगा. मैं sample data set भी इसी से generate करवाऊंगा और फिर इसी से मैं test भी करवा दूंगा. अच्छा डॉक्टर मुनीब ये बता दें कि ये जो हम लोग गूगल फॉर्म्स फिल करवाते हैं और फिर वो एक्सेल शीट पे डाटा आता है या एसपीएसएस में हमारा डाटा है तो वो उसकी कोई ये खास फाइल हमने अपलोड करनी होती है चैट जीपीटी पे या उसको किस तरह से कन्वर्ट करके हम लोग अपलोड करते हैं? मैडम, आपकी एसपीएसएस की जो इनपुट फाइल है आप वो डायरेक्टली इसमें करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं. आपकी एक्सेल की जो फाइल है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं. जब आप गूगल फॉर्म्स का डेटा डाउनलोड करती हैं तो गूगल शीट्स की फाइल आती है आपके पास डाउनलोड हुई हुई, वो तो आप वो वहाँ इसमें डायरेक्ट हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल मैम, आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं. आप वहाँ पे एक बटन मैं आपको ले जाता हूँ ना वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, प्लीज. इसको मैं स्टॉप शेयर करता हूँ. जी, अब आप देख रही होंगी, देखें यहाँ पे पेपर क्लिप का सिंबल अवेलेबल है. तो आप डायरेक्टली उसको अपनी गूगल ड्राइव से भी इंपोर्ट कर सकती हैं, वन ड्राइव से भी अपलोड कर सकती हैं, और कंप्यूटर में आपके वो फाइल अवेलेबल है वहाँ से भी आप उसे इंपोर्ट कर सकती हैं. इन एडिशन टू दैट, सिंपली अगर आपके पास गूगल फॉर्म्स की जो वो फाइल है उसका लिंक अवेलेबल है ना, अक्सर आपके पास लिंक्स होते हैं, ठीक है, शेयरेबल लिंक्स. वो लिंक भी अगर आप यहाँ जी चैट कर देंगी ना तो उस लिंक को भी वो एक्सेस कर लेगा, प्रोवाइडेड कि वो लिंक रीड फॉर ऑल के लिए हो ना, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस नहीं हो. वो लिंक में एक्सेस ऑल पे डाल के आप उस पर शेयर कर दें, वो लिंक भी रीड कर लेगा ये. ओके थैंक यू. और एसपीएसएस की बस सेव फाइल जो है वो हम अपलोड कर दें तो ये उसको कर ले? एग्जैक्टली, सिर्फ अपलोड कर. इवन ये कि अब तो आप लोगों को एक्सेल एंड एसपीएसएस के अंदर जो है वो फाइल्स बनाने की भी जरूरत नहीं है. आप सिंपली आपके जो क्वेश्चनेयर्स होते हैं ना, आप उनको स्कैन कर लें, ठीक है, एक पीडीएफ फाइल के अंदर सबको सेव कर लें मर्ज करके, और वो यहाँ पे अपलोड कर दें, और इससे कहें कि वो उन स्कैन्स के बेसिस पे वो डेटा की एक्सेल फाइल क्रिएट करे, और वो आपको क्रिएट करके दे देगा. अच्छा ठीक है, अपने फोन से पिक्चर्स ले लें उसकी, सबको मर्ज करें. कैम स्कैनर तो है ना आजकल सबके पास फोन में, उसी से भी हो सकता है. तो यू डोंट इवन नीड टू spend time in entering your data into Excel anymore. That's even outdated now. You can just directly ask it to, grab it from the source. ओके. ठीक है, डॉक्टर ताबिंदा कह रही हैं, I try to upload sheets but they never appear. We need to buy a pro version. नहीं मैडम, आपको pro version लेने की जरूरत नहीं है. As long as the sheets are clear, वो बिल्कुल कर लेता है, and sheets need to be in PDF format. वो प्रेफर करता है टाइप्ड टेक्स्ट, लेकिन वो रिटन टेक्स्ट भी रीड कर लेता है. Okay, Dr. Yasir Siddiqui पूछ रहे हैं, what if we have scanned copies of patient survey form? Can ChatGPT detect and extract data from image file? Yes, पहले ही होता था कि image file से वो data extract नहीं करता था, लेकिन after the latest update वो images को भी read करता है और image files को भी वो analyze कर लेता है. तो मैं आपको recent आपको example बताऊंगा. यहाँ पे for example in my city एक हॉस्पिटल है जो बहुत फेमस है कराची का, उनका मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर है, नाम नहीं लूंगा, ठीक है. उन्होंने अपना ये डेटा प्रोजेक्ट शुरू किया था कि फॉर एग्जांपल उनका जो मेन हॉस्पिटल है कराची में, वहाँ तो एवरीथिंग इज डिजिटल, वहाँ पे पेशेंट हिस्ट्रीज भी टाइप इन होती हैं, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड्स अवेलेबल होते हैं, इसलिए वो रिसर्च करते रहते हैं. जो उनके आउटरीच सेंटर्स है ना, वहाँ पे इतना ट्रेंड स्टाफ नहीं होता, और अक्सर उनके पास वो नहीं होते ना, डिजिटल फॉर्मेट में डेटा नहीं होता, सिर्फ वो पेपर्स फिल हुए होते हैं रिटन वाले उनके पास. तो उन्होंने चैट जीपीटी के थ्रू उनको स्कैन किया, और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू जो है उसने रिटन राइटिंग जो है ना, लोगों की राइटिंग के, उसने उसको कंप्लीट टेक्स्ट में कन्वर्ट करके फिर डेटा को एनालाइज किया. सो आई हैव सीन इट हैपन फर्स्ट हैंड. एंड आप भी जो है सिंपली पेशेंट सर्वे फॉर्म्स को अपलोड करें. ऐसा भी ना हो कि आपकी बिल्कुल ही अनक्लियर राइटिंग हो और कुछ वर्ड्स मिटे हुए हों, फिर ज़रा उसको मुश्किल होगी इंटरप्रेट करने में. लेकिन ये कि इफ़ यू रिटन इट तो अच्छे तरीके से ये हो जाएगा आपका. एक और टिप ये है कि इसकी इवन वेबसाइट पे एंड इसके अगर आप डेवलपर नोट्स पढ़ें तो वो कैपिटल राइटिंग को बहुत अच्छे फॉर्म में पढ़ता है. तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कि कभी क्या आप उससे ये स्कैन करके फॉर्म्स वगैरह रीड करवाएंगे ना, तो कोशिश करें कि उन फॉर्म्स के अंदर आप कैपिटल लेटर्स में या ब्लॉक लेटर्स में लिखें, तो फिर वो आपका काम ज़्यादा आसान हो जाएगा. ओके ओके. ठीक है डॉक्टर ताबिंदा, आप भी यही कोशिश कीजिएगा कि उनको ना कैपिटल या ब्लॉक लेटर्स में लिखिएगा, फिर वो ज़्यादा अच्छे तरीके से रीड करेगा. ओके, तो इवन अगर जहाँ पे से आई एम गोइंग टू टेक इट वन
मैं डिस्कस करूंगा आपसे यहाँ पे मेटा एनालिसिस एंड सिस्टमैटिक रिव्यू के बारे में। ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको कहा ना कि हम लोग अपना क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो हम मल्टीपल ट्रांसक्रिप्ट्स को पढ़ते हैं एंड देन फिर उनमें से इन्फरेंसेस ड्रॉ करके एक फाइनल कंक्लूजन के ऊपर डेवलप करते हैं। सो अगर आप अपना मेटा एनालिसिस करें, आपके पास बहुत सारी रिसर्च अवेलेबल है, और ऑन बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ ऑल ऑफ दोज रिसर्च आपने एक मेटा एनालिसिस करना है और आपने कंक्लूजन में देना है कि क्या बेस्ट एविडेंस है ना। तो वो उन सारे रिसर्च पेपर्स की भी आप पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, वंस यू हैव अपलोडेड ऑल ऑफ दोस पीडीएफ, वो ऑटोमेटिकली सबके रिजल्ट्स को पढ़ेगा। ठीक है, उन सबकी वो इक्वल वेटेज निकाल के उनको रिजल्ट्स को पूल इन करेगा। पूल इन करने के बाद वो उसका एनालिसिस प्रोवाइड करेगा एंड फाइनली आपको मेटा एनालिसिस की या सिस्टमैटिक रिव्यू की जो है वो फाइंडिंग्स प्रोवाइड कर देगा फॉर रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। तो सिंपल सी प्रॉम्प्ट्स होंगी उसके लिए भी, वो भी आप बस वो आर्टिकल्स अपलोड करें एंड देन जो है वो आप वहाँ पे अपना मेटा एनालिसिस एंड सिस्टमैटिक रिव्यू का भी डेटा एनालिसिस बहुत इजीली कर सकते हैं। फॉर दोज ऑफ यू जिन्होंने मेरी प्रीवियस वर्कशॉप अटेंड की थी ना, आपको पता होगा कि किस तरीके से ये लिटरेचर को सर्च भी करता है। तो वो लिटरेचर सर्च भी अगर आप चाहें अपने मेटा एनालिसिस के लिए एआई से ही करवा सकते हैं एंड उसका एनालिसिस भी आप एआई से ही करवा सकते हैं। सो देयर इज नो नथिंग रॉन्ग विद दैट। ओके, सो डॉक्टर मुनीब, आप मेटा डॉक्टर साहब ये एनालिसिस और सिस्टमिक रिव्यूज के लिए प्रॉम्प्ट्स क्या देते हैं? उसके कोई स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट्स होते हैं? रिपीट करेंगे किस चीज के लिए प्रॉम्प्ट्स पूछ रहे हैं आप? मेटा एनालिसिस और सिस्टमिक रिव्यू के लिए अगर आपने वो जो फाइल्स जो पीडीएफ आप बोल रहे हैं स्टडीज हमने वो अपलोड की, तो उसके मेटा एनालिसिस के लिए स्पेसिफिक कोई प्रॉम्प्ट्स होते हैं? जैसे आपने पहले सीरीज में बताई कि ये अपलोड किया, क्लीन करे, ये करे, तो उसके कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ प्रॉम्प्ट्स हैं? मैडम उसके लिए वैसे तो सिंपली आप उसको बोल सकते हैं कि जो है आप उसको अपना इंटेंट एंड पर्पस पहले एक्सप्लेन करें। ठीक है, सबसे स्टेप 1 में तो आप उसे कहेंगे कि वो उन फाइल्स को रीड एंड कॉम्प्रीहेंड करें। ठीक है, सेकंड प्रॉम्प्ट में आप उसे बताएंगे कि आपका पर्पस क्या है। यहाँ पे ना आपसे बताएंगे कि द पर्पस ऑफ अपलोडिंग दीज डॉक्यूमेंट्स इज टू डू अ मेटा एनालिसिस, और फिर आप उसे बताएं कि उसने फाइंडिंग्स पढ़नी है उसकी, ताकि उसे फाइंडिंग्स को देखे, कंक्लूजन्स करे, रिजल्ट्स को पूल इन करे एंड देन फिर फाइनली आपको रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करे। तो सिंपल टर्मिनोलॉजी में आप लिख सकते हैं, आजकल तो जो हमारा ये चैट जीपीटी है वो हमारी रोमन उर्दू भी पढ़ लेता है। जैसे हम अपने टेक्स्ट मैसेजेस लिखते हैं ना, अंग्रेजी को उर्दू में लिख रहे होते हैं, सो इवन इफ यू टाइप इन रोमन उर्दू इट कैन इवन रीड दैट नाउ, इट्स केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट। तो अब ये कि प्रॉम्प्ट स्पेसिफिक है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी जो है ना इतनी ज़रूरी नहीं रही है। यू जस्ट हैव टू टेल इट, एक्सप्लेन इट, हैव अ कॉन्वर्सेशन विद इट एंड देन वो आपको करके दे देगा एंड इट इज़ अ इटरेटिव प्रोसेस। अगर आपको पहले प्रॉम्प्ट के नतीजे में जो है स्पेसिफिक रिजल्ट ना मिले ना, अगर वो कुछ और आपको दे रहा है, तो देन यू कैन करेक्ट इट। आप उसको कह सकते हैं कि उसको एडिट करें एंड देन हैव मोर कॉन्वर्सेशंस विद इट एंड देन फिर आप अपना अचीव्ड जो भी डिजायर्ड गोल है वो यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। तो चाहे उसको रोमन उर्दू में क्यों ना लिखने आप, आपको वो बात समझ जाएगा आपकी। डॉक्टर मुनीब, ये आप जो प्रीवियस आपने लेक्चर दिया जो बता रहे हैं कि डेटा लिटरेचर सर्च के लिए, वो मिल सकती है उसकी रिकॉर्डिंग अगर पॉसिबल है? मैम मैं बिल्कुल आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दूंगा उस रिकॉर्डिंग का लिंक, मैं रिकॉर्डिंग का लिंक दे दूंगा। ओके, थैंक यू। ठीक है, डॉक्टर ताबिंदा पूछ रही है, इन लिटरेचर सर्च इज इट गोइंग टू गिव द पीडीएफ और डीओआई ऑफ पेपर्स टू मेक अ समरी फॉर पब्लिकेशंस? मैडम अगर लिटरेचर सर्च आप इसे करवा रही हैं तो सबसे पहले तो वो आपको उसके यूआरएल देगा। ठीक है, उसका टाइटल और उसके यूआरएल आपको दे देगा। तो यूआरएल पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप उसको उसका पेपर मिल जाएगा और वहाँ पे जो है उसका डीओआई भी अवेलेबल होगा और आप उसे डाउनलोड भी कर सकती हैं। तो वो आपको बस क्लिक करके आपने वहाँ जाना होगा। अगर आप उसे कहती हैं कि उसे रीड करके वो उसका डीओआई एक्सट्रैक्ट करके आपको दे दे तो वो भी दे देगा। ठीक है, डॉक्टर तमिदा कह रही इन योर एक्सपीरियंस रेफरेंसेस आर नॉट जेन्युइन। तो आपको रेफरेंसेस तो उनसे चाहिए नहीं ना मैडम, यहाँ पे आपको उसके लिए तो आपको फुल आर्टिकल्स चाहिए। आप उसे कहें कि वो नेट पे जाए, वो सर्च करे, वो मेरे आप जो प्रीवियस लेक्चर है उसे देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा किस तरह आपने वो लिटरेचर सर्च उससे करवानी है। इनफैक्ट अगर अभी कोई और क्वेश्चन ना हुए ना तो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट भी करके दिखा दूंगा। ओके, सो एनी मोर क्यूरीज? Okay, so Dr. Hassan Karim is asking, is there any bypass tool of chat GPT जिसमें प्लेजरिज्म नहीं आए? राइट, ठीक है। देखें, जो चैट जीपीटी से टेक्स्ट जनरेटेड है ना वो न्यू टेक्स्ट है। अनलाइक गूगल जो कि कॉपी एंड पेस्ट करके आपको कोई मटेरियल दे रहा है, चैट जीपीटी उसी वक्त वो टेक्स्ट को लिख रहा है इन इट्स यूनिक वर्डिंग, तो वो सिमिलैरिटी में तो डिटेक्ट नहीं होता। हाँ, एथिक्स ये कहती है कि यू हैव टू हैव सम इनपुट ऑफ योर ओन इन योर पेपर, तो कोशिश करें कि उसे थोड़ा आप पैराफ्रेज कर लिया करें तो फिर वो डिटेक्ट नहीं होगा।
ओके, डॉक्टर लाला रुक कह रही हैं सर्वाइवल एनालिसिस। मैडम आपके पास अगर कोई सैम्पल डेटा सेट अवेलेबल है प्लीज शेयर कर लें, वरना मैं जनरेट करवा लेता हूँ एक सैम्पल डेटा सेट, फिर सर्वाइवल एनालिसिस कर लें। ओके, सर फ्रंट व्यू भी जनरेट करते हैं क्योंकि माय लैपटॉप। मैं कर लेता हूँ मैडम, जस्ट गिव मी अ मिनट। मैडम डू यू हैव अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव इन माइंड सर्वाइवल एनालिसिस की? वो मुझे बताते हैं तो मैं फिर वो एक स्पेसिफिक टेस्ट होगा ना। डॉक्टर साहब, डू यू हैव अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इन माइंड फॉर द सर्वाइवल एनालिसिस? आप कोई भी कैंसर स्टेज वाइज सर्वाइवल देख सकते हैं, ठीक है, किसी भी कैंसर का। जी जी। स्टेज 1 में क्या है, 3 में, 4 में उनकी सर्वाइवल को हम देख सकते हैं। ओके श्योर। ओके, सो लेट्स गो टू चैट जीपीटी एंड हम ये अभी लाइव कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने उससे कुछ करवाया था, लेकिन हम यहाँ पे फ्रेश दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, we're going to ask it to generate a sample data set wherein ओके, सो एक सैम्पल डेटा सेट जनरेट हो गया है, उसमें 100 सैम्पल एंट्रीज इसने कर दी हैं। अब सब लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? Yes, it Yes. is visible. ठीक है, अगर मैं Yeah. चाहूँ तो मुझे ये दे सकता है इन अ डाउनलोडेबल फॉर्मेट एज वेल। ठीक है, ये देखिए मुझे इसने डाउनलोडेबल टेबल बना दिया। ये टेबल है, इसमें 100 एंट्रीज हैं। सर्वाइवल यस नो उसने लिखा है, एज जेंडर की वैल्यूज भी डालती हैं उसने। स्टेजेस ऑफ कैंसर जो है, सॉरी, स्टेजेस ऑफ कैंसर भी अवेलेबल है एंड सर्वाइवल भी उसने लिख दिया है। ठीक है, एंड देन आई एम गोइंग टू आस्क इट टू डू अ सर्वाइवल एनालिसिस। एंड जस्ट बाय गिविंग अ सिंपल प्रॉम्प्ट जो है वो यहाँ पे सर्वाइवल एनालिसिस को परफॉर्म कर रहा है। वो यहाँ पे काई स्क्वायर टेस्ट लगा रहा है देखने के लिए कि सिग्निफिकेंस है बिटवीन द सर्वाइवल रेट्स ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कैंसर, हाँ या ना। ठीक है, एंड अब आप देख सकते हैं कि उसने एक डायनामिक चार्ट मुझे यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, फॉर किस स्टेज में कितना सर्वाइवल है। ठीक है, स्टेज 1 में 66% सर्वाइवल है, स्टेज 1 में 33% लोग हैं जो सर्वाइव नहीं कर पा रहे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, ये डाउनलोडेबल भी है एंड ये एक्सपैंडेबल भी है। ठीक है, एंड अगेन अगर मुझे उसकी इंटरप्रिटेशन इतने अच्छे तरीके से नहीं आती है, या मैं चाहता हूँ कि इसको मैं अपनी डिस्कशन में इस्तेमाल करूँ, तो आई एम गोइंग टू आस्क यू टू डू इट। एंड इट हैज प्रेजेंटेड इट टू मी इन अ सिंपल फॉर्मेट। ठीक है, ये देखिए। सो इस सैम्पल डेटा या फेक डेटा के हिसाब से जो हाईएस्ट सर्वाइवल रेट आ रहा है वो स्टेज 3 में आ रहा है, स्टेज 1 एंड 4 में लो सर्वाइवल रेट्स आ रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड पी वैल्यू भी उससे मुझे देती रही यहाँ पे। ओके, सो डॉक्टर यासिर सिद्दीकी पूछ रहे हैं, इंस्टेड ऑफ अपलोडिंग multiple PDF for meta-analysis, is it okay if we provide a specific prompt for a topic for our meta-analysis? Yes, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, आप कर सकते हैं।
Okay, so any more requests about any type of data analysis that you want me to perform here? चाहे वो quantitative हो या qualitative हो. आई नो कि क्योंकि अभी आप लोगों के पास इसकी एक्सेस नहीं है, तो ये जो है वो लर्निंग आपकी जो है यहाँ पे थोड़ी कॉम्प्रोमाइज होगी, लेकिन इसके वर्कशॉप के सून आफ्टरवर्ड्स मैं गूगल फॉर्म अपलोड कर दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, जिसमें आप अपने स्लॉट्स बुक कर सकते हैं ना, कि किस टाइम के पे आपको इसके एक एडवांस या पेड वर्जन की एक्सेस चाहिए फॉर 2 आवर्स ईच. तो वो बुक कर लीजिएगा. उन स्लॉट्स के अंदर मैं आप लोगों को आपकी डिजायर्ड ईमेल एड्रेस के ऊपर वो एक्सेस प्रोवाइड कर दूंगा. आपने बस क्लिक करना होगा और उन 2 घंटों में आप इस सब के बारे में प्रैक्टिस कर सकते हैं. अगर आपके पास कोई रियल टाइम डेटा है तो आप जो है उसको यहाँ पे वो एनालाइज कर सकते हैं, या जो भी आप सीखना चाहते हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं. ठीक है. एंड इफ यू रिक्वायर इट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तो वो भी हम बाद में मैनेज कर सकते हैं, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ. ओके, तो अगर आप उसको डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं तो देखें, यू कैन ऑल्सो स्विच बिटवीन ग्राफ्स. जैसे डॉक्टर मुनीब, हम अगर डिफरेंट मेटा एनालिसिस या किसी मल्टीपल वेरिएबल्स को देखना चाह रहे हैं तो क्या ये फॉरेस्ट प्लॉट वगैरह भी बना के दे सकता है? यस मैम, बिल्कुल क्रिएट करके दे सकते हैं आपको. इवन ये कि जो हमारे मोर एडवांस्ड डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर्स है ना, जैसे पावर BI हो गया या गूगल एनालिटिक्स हो गया, जो बहुत अच्छे मूविंग चार्ट्स एंड ग्राफ्स बनाते हैं, तो उस तरह के चार्ट्स एंड ग्राफ्स भी जो है ये इंटरैक्टिव एंड डायनामिक आपको क्रिएट करके दे सकता है. तो अब डॉक्टर हम मुनीब, पावर BI या गूगल एनालिटिक्स की ट्रेनिंग की जरूरत भी नहीं है, वो सब भी AI करके दे देता है. जी पूछें डॉक्टर इरशाद. quality assessment of study, can we do that? सर बिल्कुल कर सकते हैं. आप अपना डेटा के जो भी हैं वेरिएबल्स यहाँ पे अपलोड करें, अपने रिसर्च क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस यहाँ पे बताएं, तो वो आपको कर दे देगा. इट्स We need to इम्पोर्टेंट upload all the studies एक्सप्लेन and करें. then give a prompt of quality assessment. यस, बिल्कुल करके दे सकते हैं, एज लॉन्ग एज यू And एक्सप्लेन द कॉन्टेक्स्ट टू इट, किस मकसद से कर रहे हैं और उसमें से क्या अचीव करना है, तो वो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से इंडिविजुअलाइज करके देगा. okay, we also need to mention about the tool which we want to use. सर टूल तो आपका ये डेटा एनालिटिक्स का ही होगा ना, GPT का. वो कोई और टूल आपको यूज नहीं करना. मतलब क्वालिटी असेसमेंट के लिए हम NHLBI कर रहे हैं या सर अगर कोई दूसरे भी पर्टिकुलर अगर कोई पर्टिकुलर टेस्ट है या कोई पर्टिकुलर पैरामीटर है वो आपने अप्लाई करना है यहाँ पे, तो वो से कह सकते हैं. देखिए, स्टेटिस्टिकल मेजर है कोई जो आप अप्लाई करवाना चाहते हैं तो वो कर देगा आपको, लेकिन कोई एक्सटर्नल टूल आपको यूज कर नहीं देगा. ओके, so if you don't have any more questions we can conclude the workshop. अगर कोई confusions हो, कोई recommendations हो, आप मुझे बता सकते हैं. Dr. Madhya has written something in the chat. Dr. Madhya कह रही है कि उनके पास थोड़ा नेटवर्क इशू था. मैडम मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा, so whatever you've missed you can cover up, and if you have any queries that you are not able to answer after listening to the recording तो आप मुझसे directly message पे पूछ भी सकती हैं. I would be happy to answer. Okay, so if we don't have any more questions, मैं ये workshop conclude कर लूँगा. We're completing ahead of time. शायद हम ज़्यादा pace पे चले या ज़्यादा questions नहीं थे सबके पास, तो we're finishing it a bit earlier, but I am sure के we tried to learn more about it. The world of AI and the applications of AI are immense. एंड बहुत कुछ कर सकते हैं आप इसके अंदर ना. व्हाट मैटर्स इज कि आप जितना इसके साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना ही आप इसके साथ और बेहतर होते जाएंगे. एंड प्लीज डोंट शाई अवे फ्रॉम द यूज ऑफ AI. प्लीज लेट दिस बी एन इम्पोर्टेंट मैसेज. आप जो है इसके यूज से घबराएं नहीं, कतराएं नहीं. ये ना सोचें कि ये प्लेजरिज्म है, ये ना सोचें कि ये चीटिंग है. अगर आपके सुपरवाइजर्स को इस तरह की कोई वो है मिसकंसेप्शंस हैं कि जो है आप चीट कर रहे हैं इससे या ये इनअप्रोप्रिएट है, तो प्लीज उनको भी एक्सप्लेन करें एंड उनको भी सेंसिटाइज करें कि AI इज द फ्यूचर नाउ. ठीक है. And when if you can actually have a conversation with your data and analyze it so efficiently, there is absolutely no need to go to Excel or to go to SPSS anymore. It is about time that these tools are left in the dust and expired, and आप इसी को ही फोकस करें एंड AI के थ्रू ही आप काम करें ना. इवन एक्सेल जो है कोपायलट की इंटीग्रेशन के साथ कॉन्वर्जेशनल AI की जो डेटा एनालिसिस है वो स्टार्ट करने वाला है, तो आपको वहाँ बटन्स नहीं प्रेस करने होंगे, आप वहाँ पे कर सकते हैं. क्वेश्चन है, कैन यू शेयर द रिसर्च वर्कशॉप रिकॉर्डिंग? जी डॉक्टर रफीना, मैं शेयर कर दूंगा, इसी ग्रुप पे मैं शेयर कर दूंगा. डॉक्टर लाला रुक इज आस्किंग कैन वी डेवलप अ क्वेश्चनर? यस डॉक्टर लाला रुक, वी कैन आस्क यू टू डेवलप अ क्वेश्चनर.
मैं अभी कर दिखा देता, लेकिन इट्स नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वर्कशॉप। तो एंड इन फैक्ट हमने पिछली वर्कशॉप में वो बनाया था, एंड मैं रिकॉर्डिंग आपसे शेयर करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। थैंक यू डॉक्टर ताहिरा, यू नो आई एम ग्रेटफुल कि आपको ये पसंद आई। आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स जो कि यू आर ऑल वेरी enthusiastic, and it really is enjoyable अगर आप सब लोग इतना गौर से सुन रहे होते हैं और सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो फिर पढ़ाने का भी दिल करता है ना। So this was the second workshop in the series of workshops regarding AI जो हम practical applications के ऊपर कर रहे हैं, and in the future inshallah we're going to announce more. With this I'll close the session. You're welcome Dr. Nusrat, and I hope all of you enjoyed it. जी पूछें। डॉक्टर मुनीब, एक चीज जो आप ये मेटा एनालिसिस के लिए ये कर रहे हैं, कैन वी आस्क के वो हमें आर्टिकल सर्च करके उसकी कोई रेलेवेंट टॉपिक हमें दे दे, या हम वो सारे आर्टिकल्स अपलोड करें कि अब हम उसकी मेटा एनालिसिस करके दे दें? मैडम दोनों Which would तरीके be a हो better सकते way हैं, to go? दोनों तरीके हो सकते हैं। आप उसे कह दें, बस फर्क सिर्फ ये होगा कि जब आप इससे कहेंगे ना आर्टिकल सर्च करने के लिए, तो ये सिर्फ आपको उन आर्टिकल्स की यूआरएल देगा जो कि ओपन एक्सेस हैं, ठीक है, जो वेब पे ओपन फॉर ऑल है, रीडेबल है, ये उनको ही एक्सेस कर सकता है। आप फिर ये कि वो बेचारे पायरेट गेटवेज के थ्रू, साइहब के थ्रू हम फुल आर्टिकल्स एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं ना इधर उधर से। तो अगर आपको डिटेल करवाना है तो खुद कर लें आप आर्टिकल्स, वरना ये भी आपकी मदद कर देगा, आपका काम ईजी कर देगा। मतलब कुछ बेसिक आर्टिकल्स ये आपको सर्च कर देगा, कुछ आप खुद अपने लिटरेचर रिव्यू से देख लेंगी, तो काम आपका वहाँ पे एक्सपर्टाइट हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर मनीष, समटाइम साई हब पे भी आर्टिकल जो है वो ओपन नहीं होते, तो साई हब के अलावा कोई और ऐसा लिंक है सर कभी अगर जहाँ पर साइट आर्टिकल? ओपन ना हो रहा हो ना, तो अक्सर रिसर्च गेट पे उस ऑथर ने ओरिजिनल पेपर डाला हुआ होता है, तो आप रिसर्च गेट पे भी प्लीज वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और अगर रिसर्च गेट पे भी ना हो उस वक्त, तो ज़रा हर आर्टिकल में जो है एक कॉरेस्पॉन्डेंस की ईमेल दी हुई होती है ऑथर ने, आप उनको डायरेक्टली ईमेल करके अगर मांगेंगे ना, तो 90% ऑफ द टाइम्स दी ऑथर्स आर काइंड इनफ टू शेयर देयर पेपर। सबका दिल करता है कि जो है वो हमारी रिसर्च कोई और भी पढ़े, तो अगर आपको भी कोई ईमेल आएगी आप भेज देंगे उससे अपना पेपर, तो इसी तरह कॉरेस्पॉन्डेंस ईमेल वहाँ से कॉपी करें, उनको ईमेल करें, कहें आप उनका रिसर्च पेपर पढ़ना चाहते हैं, उनके पास फ्री एक्सेस जरूर होती है, वो आपको भेज देंगे। थैंक यू सो मच। You're welcome. So with this, I'm going to close this workshop. It was really enjoyable. I hope you got the worth for your fee, and you're going to keep coming to my workshops again and again. So with this, take care, everyone. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Thank you so much. You're welcome, ma'am. Welcome.